ऊपर वाले ने तुम्हें इन्फिनिट लाइफ स्पैन तो दे दी, लेकिन सेल्फ डिफेंस की पावर छीन ली। तुम्हें बस हर साल फ्रीली एक पॉइंट ऐड करने का चांस मिलता था। तुम सिस्टम का असली मतलब अच्छे से समझते थे। अगर तुम लंबे टाइम तक जिंदा रह गए तो इस दुनिया में इनविंसिबल बन जाओगे। इस खूंखार और केओस से भरी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए तुमने बिना सोचे अपना पूरा पॉइंट स्ट्रेंथ पर लगा दिया। पहली बार स्ट्रेंथ बढ़ने से ही इस नई दुनिया में आए तुम्हें नंगे हाथों से पत्थरों को तोड़ने की पावर मिल गई। दूसरे साल तुमने फिर से स्ट्रेंथ बढ़ाई, लेकिन किसने सोचा था कि तुम्हारी बॉडी सीधे एक इनविंसिबल बुलेट प्रूफ वाजरा बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसी बॉडी के दम पे तुमने इस केओस में एक कांस्टेबल की जॉब हासिल कर ली। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। तुम्हारी जॉब के पहले ही साल ग्रेट शियान डायनेस्टी और बारबेरियंस के बीच एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। पूरे राज्य में मिलिट्री ड्राफ्टिंग शुरू हो गई। तुम्हें लगा था कि तुम्हें भी बैटल फ्रंट पर जाकर लड़ना पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियल्स ने देखा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारी कोई पत्नी तक नहीं है। उन्हें डर था कि तुम बिना किसी फिक्र के भाग जाओगे या बिट्रे कर दोगे। तो लकीली उन्होंने तुम्हें उस मीट ग्राइंडर जैसे फ्रंटलाइंस पर नहीं भेजा। लेकिन तुम्हारी कांस्टेबल कैप्टन शाओ यान इतनी लकी नहीं थी। जाने से पहले उसने अपनी 9 साल की बेटी शाओ शेर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी। टाइम उड़ने लगा और देखते ही देखते चौथा साल आ गया। 4 पॉइंट्स स्ट्रेंथ के साथ तुम नॉर्मल इंसानों के बीच पहले ही इनविंसिबल बन चुके थे। एक बार डाकुओं के एक गैंग ने टाउन पे अटैक किया और तुमने अकेले ही 50 से ज्यादा बैंडिट्स को मार गिराया और पूरे टाउन के लोगों को सेफली बचा लिया। इस शानदार अचीवमेंट के दम पर तुम्हें प्रमोट करके कांस्टेबल कैप्टन बना दिया गया। टाउन मेयर तुम पर इतना मेहरबान था कि उसने सीधा बोल दिया कि उसके रिटायर होने के बाद ये मायर की पोजीशन तुम्हारी ही होगी। लेकिन एक बुरी खबर भी थी। तुमने जिन बैंडिट्स को मारा था उनमें से एक का नाम जियो किशंग था। उसके बड़े भाई गाओ कीचांग ने पिछले 2 सालों में इमॉर्टल डेस्टिनी हासिल कर ली थी और वो एक इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल बन चुका था। इसका मतलब था कि वो बदला लेने पक्का वापस आएगा। शुक्र था कि उसने अभी अभी कल्टीवेशन शुरू किया था, तो उसे पहाड़ से नीचे आने में कम से कम 10 to 20 साल लगेंगे। तुमने सिर हिलाया, लेकिन तुम्हारे दिल में जरा भी डर नहीं था। तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर तुमने अगले 20 to 30 सालों तक पॉइंट्स ऐड करना जारी रखा तो उस टाइम कौन किसको सबक सिखाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त तेजी से बीता और आधरवां साल आ गया। अब तक तुमने 10 पॉइंट स्ट्रेंथ में ऐड कर लिए थे। इस वक्त तुम्हारा एक नॉर्मल पंच भी पहाड़ों को चीरने और पत्थरों को तोड़ने के लिए काफी था। इसलिए तुमने स्ट्रेंथ बढ़ाना पॉजे कर दिया और 1 पॉइंट लक में ऐड कर दिया। इसका रिजल्ट तुरंत दिखा। चलते चलते तुम्हें कीमती चीजें मिलने लगी। बिना चारे के मछली पकड़ने पर भी मछलियां फंसने लगी। तुम्हारी किस्मत लिटरली आसमान छू रही थी। 2 साल और बीत गए और एक बुरी खबर आई। फ्रंट लाइन्स पर शाओयान जंग में मारी गई। ये खबर चिंगन्यू टाउन पहुंची तो शुएर बहुत देर तक रोती रही। और उसी वक्त टाउन में एक बहुत बड़ी चीज हुई। खुद को यान्युए सेक्ट के इमॉर्टल्स बताने वाले कुछ लोग अचानक किन्यू टाउन में उतरे और डिसाइपल्स रिक्रूट करने लगे। उनके हिसाब से उन्होंने टाउन में एक ग्रेट लक वाले इंसान को सेंस किया था और ऐसे इंसान का फ्यूचर कल्टीवेशन में लिमिटलेस होता है। इससे पहले जिसके पास इतना बड़ा लक था वो खुद यान्युए सेक्ट की फाउंडर नांगोंग वान थी। शुरू में तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारा टैलेंट पकड़ा गया है, लेकिन टेस्ट के बाद पता चला वो ग्रेट लक वाली कोई और नहीं बल्कि वही ज़ुएर थी जिसकी तुम इतने सालों से देखभाल कर रहे थे। ज़ुएर ने इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल बनने से मना नहीं किया, लेकिन इन 10 सालों से ज्यादा साथ रहने की वजह से उसने नोटिस कर लिया था कि तुम्हारी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए उसने यान्युए सेक्ट की होली मेडन बनना तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ में रिक्वेस्ट की कि सेक्ट तुम्हें भी साथ ले चले। यान्युए सेक्ट को पहले इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारा टैलेंट चेक किया तो पता चला कि तुम एक बहुत ही रारे नो लक वाले इंसान हो। ऐसे इंसान अपने आसपास के लोगों के लत पर बुरा असर डाल सकते हैं। सेक्ट का स्ट्रिक्ट रूल था कि ऐसे लोगों को रिक्रूट नहीं करना है, इसलिए तुम्हें बहुत ही बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि यान्युए सेक्ट के लोग शुएर के साथ तुम्हारे कनेक्शन को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन देने का वादा किया। टेक्निक्स, पिल्स, मैजिक ट्रेजर्स, तुम कुछ भी चुन सकते थे। तुमने थोड़ा सोचा और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो लाइफ स्पैन कंज्यूम करके कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके। ये सुनकर वो लोग थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें एक सीक्रेट मैनुअल टर्टल ब्रेथ आर्ट दे दी और साथ में 2 ओरिजिन कल्टीवेशन पिल्स भी दी। ये टर्टल ब्रेथ आर्ट लाइफ स्पैन बर्न करके गोल्डन कोर लेवल तक तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकती थी, लेकिन सिर्फ गोल्डन कोर तक। पर इस टेक्निक की एक खास बात थी, तुम जितने साल जिंदा रहोगे तुम्हारी फिजिकल बॉडी उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी।
तुमने वो मैनुअल लिया और खोल के देखा, उस पर एक बहुत ही भयानक लाइन लिखी थी, 300 सालों में गोल्डन कोर, 3000 सालों में ऑलमाइटी, 30,000 सालों में ऑलमाइटी, 30,000 सालों में सेंट और 3 लाख सालों में सेंट। इस दुनिया में इनविंसिबल। तुमने गहरी सांस ली। क्या बात है, इसमें सीधा इनविंसिबल होने की गारंटी लिखी है। तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठा। तुम्हें लगा ये टेक्निक तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बनी है। और टेक्निक में क्लियर लिखा था कि तुम अपनी 3 टाइम्स लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करके 3 टाइम्स ज्यादा कल्टीवेशन स्पीड हासिल कर सकते हो। मतलब जो गोल्डन कोर बनने में 300 साल लगने थे, अब वो तुम सिर्फ 100 सालों में अचीव कर सकते थे। 10 साल और बीत गए, टाउन मेयर रिटायर हो गए और तुम लॉजिकली चिंगन्यू टाउन के नए मेयर बन गए। इतने दशक बीत जाने के बाद भी तुम्हारा चेहरा जरा भी नहीं बदला था। टाउन के सब लोगों ने यह मान लिया था कि तुम्हें इमॉर्टल से कोई डेस्टिनी मिली है और तुम खुद आधे इमॉर्टल बन चुके हो। चिंगन्यू टाउन में जमजम ज्यादा लोग आने लगे जो तुम्हें अपना मास्टर बनाना चाहते थे, लेकिन तुम्हें पता था कि टर्टल ब्रेथ आर्ट नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं है, इसलिए तुमने सबको मना कर दिया। इस वक्त तुम्हारा लेवल 8 लेवल ची कंडेंसेशन तक पहुंच चुका था। तुम्हारी स्ट्रेंथ 20 पॉइंट्स हो गई थी और लक शक्स पॉइंट्स। अब तुम पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उसे इतनी जोर से फेंक सकते थे कि वो 100 मीटर्स दूर किसी पेड़ के आर पार हो जाए। अपने मासिव लक के सपोर्ट से तुम सीखी हुई टेक्निक्स को सेकेंड टाइम कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते थे। टर्टल ब्रेथ आर्ट को तुमने ग्रेट टर्टल ब्रेथ आर्ट में अपग्रेड कर लिया था और अब इसका लिमिट नसेंट सोल लेवल तक बढ़ चुका था। जैसे जैसे तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैला, मार्शल वर्ल्ड के कई लोग तुमसे टेस्ट लेने और शिष्य बनने आने लगे। उनमें से कुछ वो थे जिनकी फैमिली खत्म कर दी गई थी और वो बदला लेना चाहते थे। कुछ वो थे जिनकी सगाई तोड़ दी गई थी और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और कुछ वो थे जिनका कल्टीवेशन खत्म होने के बाद उन्हें फैमिली ने निकाल दिया था। मतलब एक से बढ़कर एक दुखियारे थे, लेकिन तुमने फिर भी सबको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उन्हें लगा कि शायद उनकी डेडिकेशन में कोई कमी है, तो वो सब चिंगन्यू टाउन में ही बस गए ताकि किसी दिन तुम्हारा दिल पिघल जाए। तुमने देखा कि इनकी वजह से टाउन की इकोनॉमी काफी ग्रो कर रही है, तो तुमने सिर हिलाया और उन्हें वहां से नहीं भगाया। लेकिन एक दिन किसी ने नोटिस किया कि तुम्हारा नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन सालों से तुमने कभी फाइट नहीं की। शक होने पर उन्होंने तुम्हारे इलाके में 2 गैंग्स को दंगा करने के लिए भेज दिया ताकि तुम्हारी पावर टेस्ट कर सके। मजबूर होकर तुम्हें बीच बचाव करने आना पड़ा। तुमने उनसे फाइट में टूटी हुई दुकानों का डैमेज पे करने को कहा। वैसे तो सिर्फ पैसे देकर बात खत्म हो सकती थी, लेकिन उन लोगों ने मुंह से तो हाँ बोला, पर असल में वो लोग आपस में फाइट करके ही फैसला करना चाहते थे। तुमने फ्राउन किया। ये कोई मार्शल आर्ट्स का अखाड़ा नहीं है, लेकिन वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो हंसते हुए वहीं पर मामला सुलझाने की जिद करने लगे। तुम्हें समझ आ गया कि इनके पीछे किसी का हाथ है। तुमने कोल्ड टोन में सबसे कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे हेवन क्रिपल किक वांग वू है, 5 एलिमेंट्स फिस्ट जाओ सान है या वॉइड मास्टर ली सी। 50 हार्ट बीट्स के अंदर पैसे पे करो और टाउन से दफा हो जाओ, वरना अंजाम खुद भुगतना। गैंग लीडर अभी भी बहस करना चाहता था। तुमने एक कोल्ड स्माइल दी, अपनी चाय का कप उठाया, उंगली से पानी की एक बूंद ली और उसे हल्के से फ्लिक कर दिया। उंगली से पानी की एक बूंद ली और उसे हल्के से फ्लिक कर दिया। सिर्फ पानी की एक बूंद से वो इंसान हवा में उड़ता हुआ 100 मीटर्स दूर जाकर गया। बाकी लोग ये नजारा देखकर डर के मारे दुम दबाकर भाग गए। सिर्फ एक इंसान वहीं खड़ा रहा। वो भागा नहीं, बल्कि आगे आकर रिस्पेक्ट से हाथ जोड़कर बोला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बाहर आएं और ग्रेट शियान के वार को बचा लें। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। ग्रेट शियान में सिर्फ मैं अकेला कल्टीवेटर तो नहीं हूं ना, फिर मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हो? उसने सच बताते हुए कहा, हाँ, एक और इमॉर्टल है, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम से क्लोज डोर कल्टीवेशन में है और दुनिया के सामने नहीं आते। अब हम सिर्फ आप पर ही उम्मीद टिका सकते हैं। यह सुनकर तुम चौंक गए। तुम्हें याद आया कि जब तुम इस दुनिया में नए नए आए थे, तुमने अपनी आंखों से एक इमॉर्टल को आसमान से एक हाथ मारकर पूरा शहर तबाह करते देखा था। उसी वजह से तुमने लो प्रोफाइल रहने का डिसाइड किया था। तो अब बाकी कल्टीवेटर्स कहां गए? उसने देखा कि तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बहुत कम पता है, तो उसने एक्सप्लेन किया, ये दुनिया एक लोअर रेल्म है। असली इमॉर्टल्स तो अपर रेल्म में रहते हैं। जब अपर रेल्म के इमॉर्टल्स नीचे आते हैं तो उनकी पावर बुरी तरह सुप्रेस हो जाती है, यहां तक कि उन्हें शुरू से कल्टीवेशन करना पड़ता है। इसलिए बहुत कम इमॉर्टल्स ही नीचे आना चाहते हैं। तुम्हें सब समझ आ गया और अंदर ही अंदर तुम खुश भी हुए। मतलब इस दुनिया में कोई बहुत पावरफुल इंसान नहीं है। अगर तुम कुछ 1000 साल और छुपकर प्रैक्टिस कर लो तो तुम सच में इनविंसिबल बनकर बाहर निकल सकते हो। रही बात ग्रेट शियान को बचाने की, तुम्हें उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। आखिर जंग में रिस्क बहुत होते हैं, उससे अच्छा तो आराम से छुपकर जिंदा रहना है। इसलिए अगले ही पल तुम सीधा उस इंसान के सामने से गायब हो गए। कुछ दिनों बाद टाउन में एक बहुत अजीब चीज हुई।
कांस्टेबल ऑफिस के दरवाजे पर हवा में से अचानक एक सूखी हुई लाश प्रकट हुई। दशकों पहले भी ऐसे ही मर्डर्स हुए थे। तुम्हें याद था कि उस टाइम मोशन सेक्ट के ताओइस्ट मास्टर कियाने ने इसे सॉल्व किया था। तुमने विलेजर्स से पूछा कि मास्टर कियाने कहाँ हैं। विलेजर्स ने बताया कि वो रास्ते में हैं क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली आई नहीं थी। तुम मौत का असली रीजन पता नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हें वेट करना पड़ा, लेकिन कई घंटों बाद भी वो नहीं आए। फिर अचानक खबर आई कि मास्टर कियाने मारे गए। उनकी बॉडी भी सूखकर लकड़ी हो गई थी। विलेजर्स को उनकी बॉडी से एक चमड़े का कागज मिला। तुमने उसे लेकर खोला तो देखा कि वो उनके पिछले 20 सालों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। असल में ये सब चिंगन्यू टाउन के पीछे पहाड़ में छुपे हुए एक फ्लड ड्रैगन से जुड़ा हुआ था। वो ड्रैगन पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था और टाइम टाइम पर इंसानों को खाकर उनके खून से अपनी पावर बढ़ा रहा था। मास्टर कियाने इन्वेस्टिगेशन करने ही गए थे जब उन पर अटैक हुआ और वो मारे गए। ये सब देखकर तुम शांत रहे और चुपचाप वहां से निकल गए। उसी रात तुम अकेले पीछे वाले पहाड़ में गए। मास्टर कियाने के नोट्स के हिसाब से तुमने एक पहाड़ ढूंढा जिसका शेप किसी सांप जैसा था। तुमने तुरंत अपनी 25 पॉइंट स्ट्रेंथ को घुमाया और एक मुक्का मार दिया। बूम! एक भयानक धमाका हुआ और पूरा पहाड़ टूटकर गिर गया। उड़ते हुए पत्थरों के बीच से एक कई मीटर लंबा विशाल सांप बाहर निकला। तुम्हें देखकर वो सांप गुस्से से दहाड़ा, मैं बस 100 इंसानों को और खाकर असली ड्रैगन बनने ही वाला था। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। उस सांप की दहाड़ के सामने तुमने एक भी फालतू वर्ड नहीं बोला और फिर से एक जोरदार मुक्का दे मारा। तुम्हारी एब्सोल्यूट पावर के सामने वो विशाल सांप वहीं ब्लास्ट हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन तुमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि तुम्हारे मासिव लक के सपोर्ट से तुम्हें उस सांप की बॉडी से ड्रैगन एनर्जी का एक फ्रैगमेंट मिल गया। इस ड्रैगन एनर्जी का यूज करके तुम दूर से भी किसी पर डेडली अटैक कर सकते थे और पहाड़ तोड़ने वाले इस मुक्के से तुम्हें अंदाजा हो गया था कि अब तुम्हारी पावर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 8th 9th लेवल तक पहुंच चुकी है। अगले दिन टाउन के लोगों ने जब देखा कि पूरा पहाड़ अचानक टूट गया है तो उन्हें शक हुआ कि यह तुम्हारा ही काम है। क्योंकि तुम्हारा नाम वांग लिंग था, उन्होंने तुम्हें वांग हाल्फ इमॉर्टल का टाइटल दे दिया। हाल्फ इमॉर्टल इसलिए क्योंकि तुमने कभी किसी असली इमॉर्टल से फाइट नहीं की थी, तो तुम्हारा असली लेवल किसी को पता नहीं था। इसके बाद से चिंगन्यू टाउन में तुम्हें आइडल मानने वाले मार्शल आर्टिस्ट की भीड़ लगने लगी। टाउन का नाम भी बदलकर लिटिल मार्शल वर्ल्ड रख दिया गया। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि तुमने दुनिया से कटकर क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। तुम्हारे बंद कमरे में रहने के दौरान बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल गई। लिटिल मार्शल वर्ल्ड सच में मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक होली प्लेस बन गया। 4 बड़े सेक्स ने वहां अपने हेडक्वार्टर्स बना लिए। ग्रेट शियान डायनेस्टी के पुराने एम्परर मर गए, नया एम्परर गद्दी पर बैठा, जिससे बहुत अनरेस्ट फैल गया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट गई और आर्मी को पीछे हटना पड़ा। उसी साल एक इमॉर्टल दुनिया के सामने आया और सीधा लिटिल मार्शल वर्ल्ड की तरफ चल पड़ा। ये इंसान कोई और नहीं, 30 साल पहले सेक्ट ज्वाइन करने वाला गाओ कीचांग था। एक इमॉर्टल के आने की खबर 100 माइल्स दूर तक आग की तरह फैल गई। चारों बड़े सेक्स को भी इमरजेंसी रिपोर्ट मिल गई। गाओ कीचांग ने 30 साल तक कल्टीवेशन किया है, वो पहाड़ से उतरते ही सीधा लिटिल मार्शल वर्ल्ड क्यों आ रहा है? रीजन चाहे जो हो, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी। चारों सेक्स के लीडर्स ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग की। उन्होंने डिसाइड किया कि बात करते टाइम बहुत केयरफुल और रिस्पेक्टफुल रहना होगा। आखिर वो एक इमॉर्टल टेक्निक प्रैक्टिस करता है। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। किसी ने आइडिया दिया कि क्या पुराने मेयर यानी तुम्हें जो कल्टीवेशन में क्लोज हो इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं तुम्हारी प्रैक्टिस डिस्टर्ब ना हो जाए, तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। चारों सेक्स ने तय किया कि वो गाओ कीचांग का वेट करेंगे, उसे पूरी रेस्पेक्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि मामला शांति से निपट जाए। चौथे दिन गाओ कीचांग लिटिल मार्शल वर्ल्ड के पोर्ट पर पहुंचा। उसने बिना एक वर्ड बोले अपनी सोर्ड से पूरे पोर्ट को काट कर 2 टुकड़ों में कर दिया। वो पानी के बीचों बीच खड़ा था और उसने कोल्ड टोन में कहा, अपने लीडर को बुला कर लाओ। चारों सेक्स के लीडर्स ये सुनकर तुरंत वहां दौड़े, हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट देते हुए बोले, इमॉर्टल का स्वागत है, हमें माफ करें कि हम आपका स्वागत करने दूर तक नहीं आ पाए। गाओ कीचांग ने एक कोल्ड स्माइल दी और किनारे पर कदम रखा। क्या ये चिंगन्यू टाउन नहीं है? इसका नाम लिटिल मार्शल वर्ल्ड कैसे हो गया? एक सेक्ट लीडर ने स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया, सीनियर को शायद पता नहीं, चिंगन्यू टाउन पुराना नाम है, अब इसे लिटिल मार्शल वर्ल्ड कहा जाता है। गाओ कीचांग ने बहुत ही काम टोन में कहा, 35 साल पहले मैं इमॉर्टल सेक्ट में कल्टीवेशन के लिए गया था। उसी साल मेरे भाई ने भी जॉब ज्वाइन की थी। मुझे लगा था कि हम दोनों भाइयों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, लेकिन जब मैं पहाड़ से उतरने वाला था तो मुझे पता चला कि मेरा भाई मारा जा चुका है
और वो इसी चिंगन्यू टाउन में मरा था। यहां तक बोलते बोलते उसकी आवाज बहुत डार्क और खतरनाक हो गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई ग्रीन स्टील सॉर्ड कांपने लगी और उसमें से एक खौफनाक सॉर्ड रेजोनेंस निकलने लगी। उसका किलिंग इंटेंट पूरी तरह बाहर आ चुका था। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम लोग मेरे भाई के कातिल को ढूंढकर मेरे हवाले कर दो तो हम शांति से यहां से चले जाएंगे, वरना मैं पूरे किंगन्यू टाउन को उसकी कब्र बना दूंगा। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। चारों सेक्ट लीडर्स की आंखें फटी रह गईं। वो पूरी तरह से घबरा गए। एक सेक्ट लीडर ने लाचार होकर हाथ जोड़े। सीनियर, ये तो 35 साल पुरानी बात है। हमें लिटिल मार्शल वर्ल्ड में बसे हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं। हम उस टाइम के कातिल को कैसे ढूंढ सकते हैं? बाकी लीडर्स ने भी अग्री करते हुए कहा। गाओ कीचियांग ने अपनी आंखें सिकोड़कर सबको देखा, फिर अपनी सॉर्ड को सबसे आगे खड़े लीडर की तरफ पॉइंट किया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी डिविनेशन से पता चला है कि वो इंसान अभी भी किंगन्यू टाउन में ही है। वो इन 35 सालों में कभी यहां से बाहर नहीं गया। तुम बस उन लोगों को मेरे सामने लाओ जो कभी बाहर नहीं गए। मैं खुद पता लगा लूंगा। कभी बाहर नहीं गए। लीडर्स आपस में फुसफुसाने लगे। अगर वो 35 सालों से कभी बाहर नहीं गया तो वो पक्का किंगन्यू टाउन का कोई लोकल इंसान होगा जो यहीं पैदा हुआ है। हम अभी लोगों को भेजकर पता लगवाते हैं। हम जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट करेंगे। गाओ कीचांग ने सबको एक बार फिर देखा और लापरवाही से अपनी 3 उंगलियां हवा में उठा दी। 3 घंटे? मैं तुम्हें सिर्फ 3 घंटे दे रहा हूं। अगर कोई खबर नहीं मिली तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और पास ही मौजूद एक पूरे पहाड़ को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। ये देखकर चारों सेक्ट लीडर्स के पसीने छूट गए और वो तुरंत राजी हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को हर मुमकिन तरीका लगाकर ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में पूरे किंगन्यू टाउन में हड़कंप मच गया। मार्शल आर्टिस्ट्स पागलों की तरह हर जगह पूछताछ करने लगे। उसी बीच गाओ कीचियांग ने अचानक पूछा, आजकल मार्शल वर्ल्ड का क्या सीन है? बॉस कौन है और कौन कौन से टॉप फाइटर्स हैं? चारों सेक्ट लीडर्स ने जल्दी से जवाब दिया। आजकल बॉस मार्शल आर्ट्स अलायंस के लीडर जुओ लेंगचन है, लेकिन टॉप 10 एक्सपर्ट्स में नंबर 1 पर ह्वाशान सेक्ट के ये बुकन है। उनकी इंटरनल एनर्जी बहुत डीप है। उन्होंने एक बार अकेले समुद्र पार किया था और 300 मीटर्स हवा में उड़ गए थे। उनके अंदर इमॉर्टल बनने का टैलेंट है। यह सुनकर गाओ कीचांग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कुएं का मेंढक भी खुद को इमॉर्टल कहने लगा। सिर्फ समुद्र पार करना और हवा में उड़ना ही तो है। फिर उन्होंने एक एक करके टॉप 10 एक्सपर्ट्स के नाम गिनाए। गाओ कीचांग ने सुना और उसके चेहरे पर सिर्फ डिस्गस्ट था। एक सेक्ट लीडर थोड़ा हिचकिचाया और बोला, वैसे इन टॉप 10 एक्सपर्ट्स के अलावा 2 और ऐसे इमॉर्टल्स हैं जिन्हें इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। गाओ कीचांग ने अपनी बोहें उठाईं। कौन है वो जो खुद को इमॉर्टल कहलाने की हिम्मत करते हैं? लीडर ने एक्सप्लेन किया, पहले को तो आप पक्का जानते होंगे, वो आपके मास्टर है। ग्रेट शियान के सबसे पहले इमॉर्टल ताओइस्ट मास्टर चिंगशू। गाओ कीचांग ने सिर हिलाया। मास्टर सच में नॉर्मल इंसानों से बहुत ऊपर है। फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। तो दूसरा कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरे मास्टर के बराबर खड़े होने की? चारों सेक्ट लीडर्स ने एक्सप्लेन किया, शायद आपको पता नहीं, ये इमॉर्टल 35 साल पहले अचानक सामने आए थे। सुना है उनके पास पहाड़ तोड़ने की ताकत है और वो पानी की एक बूंद से किसी की भी जान ले सकते हैं। वो चिंगन्यू टाउन के पुराने मेयर थे। गाओ कीचियांग ने कहा, अगर वो पहाड़ तोड़ सकता है तो हाँ, ये इमॉर्टल्स वाली पावर है। क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है? चारों लीडर्स ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये तो 10 साल पुरानी अफवाहें हैं। हमने भी सिर्फ सुना ही है, लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं तो शायद सच ही होगा। इतना बोलते ही वो चारों अचानक रुके, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। उनके चेहरे पर एक हेजिटेशन आ गया। अगर आप कह रहे हैं कि कोई 35 सालों से चिंगन्यू टाउन में ही है और कभी बाहर नहीं गया, तो ऐसा सिर्फ एक ही इंसान है और वो यही इमॉर्टल है। लेकिन गाओ कीचांग की भौहें तन गई। उसकी सॉर्ड से खतरनाक रोशनी निकलने लगी। लेकिन क्या? चारों सेक्ट लीडर्स ने घबराकर एक्सप्लेन किया, वो इमॉर्टल अभी क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। क्लोज डोर कल्टीवेशन? गाओ कीचांग ने एक कोल्ड स्माइल दी। क्लोज डोर में है तो क्या हुआ? मैं एक असली इमॉर्टल हूं। वो असली है या नहीं ये किसी को नहीं पता। अगर वो पहाड़ तोड़ भी सकता है तो क्या मैं इमॉर्टल हूं? क्या मैं पहाड़ नहीं तोड़ सकता? चारों सेक्ट लीडर्स उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। तो सेक्ट के एल्डे रुपीज लीडर फ्रैंक के ऑर्डर पर सब लोगों को लेकर तुम्हारे क्लोज डोर कल्टीवेशन वाले रूम की तरफ बढ़े। लेकिन वहां पहुंचते ही सब हेजिटेट करने लगे। पिछले कई सालों से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी इस रूम में एंटर करने की। यहां तक कि कोई इस कोर्टयार्ड के पास भी नहीं आता था, कहीं इमॉर्टल गुस्सा ना हो जाए। जब सब सोच ही रहे थे तब एक एल्डर ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, डरना कैसा, ये सब बस अफवाहें होंगी। क्या पता अंदर कोई हो ही ना। ऐसा कहते हुए भी वो बहुत केयरफुल था।
उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। इमॉर्टल, क्या आप अंदर हैं? इस तुच्छ सेवक को आपसे मिलना है। कौन है? अंदर से तुम्हारी एक बहुत ही लेजी आवाज आई, जैसे तुम अभी सोकर उठे हो। वो एल्डर डर के मारे तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। जूनियर का आपको ऑफेंड करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस एक इंपॉर्टेंट मैटर था। क्या बात है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तुम अचानक उस एल्डर के सामने आकर खड़े हो गए। वो एल्डर डर से कांप रहा था। उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और झुककर बोला, इमॉर्टल सेक्ट से एक इमॉर्टल नदी पार करके आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। वो पोर्ट पर आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप नहीं गए तो वो पूरे टाउन के लोगों को जान से मार देंगे। ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक कड़वाहट आई। इतना गुस्से वाला है क्या? तुमने सिर हिलाया, घुटनों पर बैठे लोगों को देखा और पूछा, मेरे क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने के बाद से अब तक कितने साल बीत चुके हैं? एल्डर ने तुरंत जवाब दिया, इमॉर्टल, आपके क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने के बाद से पूरे 10 साल बीत चुके हैं। ये सुनकर तुमने आसमान की तरफ देखा। पूरे 10 साल वो एल्डर तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बिल्कुल ब्लैंक था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी कंफ्यूज्ड शक्ल देखकर तुमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि पूछा, मुझे ढूंढने वाले उस इंसान का नाम क्या है? उस इमॉर्टल ने अपना नाम गाओ कीचांग बताया है। एल्डर ने जवाब दिया। तुमने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हें कुछ याद आया? गाओ कीचांग? वो यहां क्यों आया है? सुना है वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। 35 साल पहले उसका भाई इसी किंगन्यू टाउन में मारा गया था। एल्डर की ये बात सुनते ही तुम्हारी मेमोरी एकदम क्लियर हो गई। तुमने पूछा, क्या उसके भाई का नाम गाओ कीशंग था? हाँ बिल्कुल, एल्डर ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर सुनो, उसके भाई को मैंने ही मारा था। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के ये बात एक्सेप्ट कर ली। ये सुनते ही वहां खड़े सभी 300 लोग एकदम दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि कातिल सच में तुम ही हो। तुम हल्के से हंसे। अगर वो स्पेशली मुझसे ही मिलने आया है तो दूर से आए मेहमान का स्वागत तो करना ही पड़ेगा। चलो रास्ता दिखाओ। इस तरह 300 लोगों का वो बड़ा ग्रुप तुम्हें बीच में लेकर पोर्ट की तरफ बढ़ा। चारों सेक्ट लीडर्स ने जब ये नजारा देखा तो उनकी भौहें तन गई। उन्हें लगा कि शायद इमॉर्टल तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और वो खुद गाओ कीचांग से मरने मारने की तैयारी करने लगे। उनके दिलों में एक बहुत ही इमोशनल और आखिरी जंग वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन गाओ कीचांग ये सब देखकर मजाक उड़ाते हुए हंसा। ये क्या नाटक है? क्या तुम लोग इस फालतू की भीड़ के दम पर मुझसे अपनी जान की बाजी लगाने आए हो? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उन 300 वॉरियर्स ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और तुम अपने कान खुजाते हुए बिल्कुल कैजुअल लुक के साथ भीड़ के पीछे से बाहर निकल आए। तुम ही गाओ कीचांग हो? तुमने बहुत ही काम टोन में पूछा। गाओ कीचांग की आंखों में एक ठंडी चमक आई। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? एक इमॉर्टल का नाम सीधे मुंह लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना ध्यान सीधे अपने दिमाग में लगाया और इन पिछले 10 सालों में कलेक्ट किए गए सारे पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ पर लगा दिया। बूम! तुम्हारी स्ट्रेंथ सीधे 35 पॉइंट्स पे पहुंच गई। एक मसीव और तगड़ी पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर पागलों की तरह दौड़ने लगी। तुमने गाओ कीचांग की तरफ देखा और एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा, तुम्हें तो 35 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, उसी दिन जब मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। तुम जितना लेट करोगे तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा। गाओ कीचांग को अब पक्का यकीन हो गया था कि तुमने ही उसके भाई को मारा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर एक खौफनाक स्माइल आ गई। तुमने उस बेकार के कचरे को मार दिया, अच्छा ही किया। अब अगर मैं तुम सबको मार भी दूं तो कोई मुझे गलत नहीं कहेगा। इतना कहकर गाओ कीचांग जोर से चिल्लाया और एक बहुत ही भयानक सॉर्ड एनर्जी तुम्हारी तरफ बढ़ी। आसपास खड़े सभी मार्शल आर्टिस्ट्स डर के मारे पीछे हटने लगे। लेकिन सबके होश उड़ा देने वाले इस अटैक के सामने तुमने बस लापरवाही से अपना हाथ हवा में लहराया और वो सारी सॉर्ड एनर्जी वहीं पर चूर चूर हो गई। ये नजारा देखकर देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबके मुंह बंद हो गए। तुम हंसे और पलटकर पूछा, तुम्हारे अटैक्स में तो जरा भी दम नहीं है और चले हो दूसरों पर सॉर्ड चलाने। गाओ कीचांग हैरान रह गया और उसका किलिंग इंटेंट और बढ़ गया। वो पिछले 300 सालों में अपने सेक्ट का सबसे बड़ा जीनियस था। अपने मास्टर के बाद नंबर 1। इस दुनिया के हर मामूली इंसान को उसके पैरों में झुकना चाहिए था, लेकिन अभी उसने ये सोचा ही था कि तुमने अपनी एक उंगली आगे बढ़ा दी। तुम्हारी मौत का समय आ चुका था। एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन एनर्जी तुम्हारी उंगली से बाहर निकली और सीधे गाओ कीचांग की तरफ बढ़ी। गाओ कीचांग ने अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एनर्जी आसमान के कहर की तरह अनस्टॉपेबल थी। उसने पलक झपकते ही गाओ कीचांग को चीर कर रख दिया और वो सीधे खून के गुबार में बदल गया। उसका नामो निशान तक नहीं बचा। वहां खड़े सभी लोग बिल्कुल सन्न रह गए। एक उंगली से नदी को काटना, एक उंगली से पहाड़ तोड़ना और एक उंगली से एक इमॉर्टल को मार देना, और एक उंगली से पहाड़ तोड़ना और एक उंगली से पहाड़ तोड़ना और एक उंगली से पहाड़ तोड़ना, हर काम के लिए बस एक ही उंगली काफी थी। यही होती है एक असली इमॉर्टल की पावर।
तुमने लोगों के इस शौक को पूरी तरह इग्नोर किया, एक उबासी ली, अपना हाथ हिलाया और कहा, अगर अब कोई काम नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूं। चारों सेक्ट लीडर्स ने तुरंत झुककर रिस्पेक्ट शो की। प्लीज, अगर इमॉर्टल को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार, और वापस अपनी उस घास फूस से भरी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर चले गए। चारों सेक्ट लीडर्स बाहर ही खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई एक कदम भी अंदर रखने की। उन्होंने बहुत ही डरते हुए बाहर से पूछा, इमॉर्टल, क्या आपकी इस झोपड़ी को थोड़ा ठीक करवा दें? तुमने बहुत ही शांति से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है, मुझे किंग न्यू टाउन पसंद है और इस टूटी हुई झोपड़ी में रहने से ही मुझे वो 35 साल पुराना फील आता है जब मैं पहली बार इस टाउन में आया था। अगर समय बहते हुए पानी की तरह है तो तुम उस पानी के नीचे बैठे एक भारी पत्थर की तरह हो जो पानी के बहाव के साथ बहता नहीं है। जब पानी बहुत आगे निकल जाता है और तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पुराने लोग और पुरानी बातें बस एक याद बनकर रह जाती हैं। बहुत जल्द चिंग न्यू टाउन के इमॉर्टल द्वारा पहाड़ तोड़ने और एक इमॉर्टल को मारने की बात चारों तरफ फैल गई। पूरे ग्रेट शियान डायनेस्टी में हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने जिस इंसान को इतनी आसानी से मार दिया वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि खुद एक इमॉर्टल था। इस बात ने यह पूरी तरह साबित कर दिया था कि इमॉर्टल्स के बीच भी एक बहुत बड़ा लेवल गैप होता है। 3 दिन बाद एक बहुत बड़ी और भारी आर्मी चिंग न्यू टाउन पहुंची और पूरे टाउन को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। मार्शल आर्ट्स के लोग सिर्फ दूर से ये सब देख सकते थे, यहां तक कि चारों सेक्ट लीडर्स की भी पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देख रहे हो, वो कांस्टेबल डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म है। मैं पहचानता हूं, वो सब कांस्टेबल डिपार्टमेंट के टॉप एक्सपर्ट्स हैं और उनके साथ रॉयल गार्ड्स भी हैं। लगता है खुद वो बड़ी हस्ती आई है। लोग आपस में दबी आवाज में बात कर रहे थे। सबको पता था कि आने वाला कौन है, ग्रेट शियन डायनेस्टी की एल्डेस्ट प्रिंसेस। तुम्हारी उस टूटी हुई झोपड़ी के अंदर काले और सुनहरे रंग के लग्जरी कपड़ों में सजी वो औरत तुम्हारे सामने खड़ी थी और बहुत ही लो वॉइस में रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं ग्रेट शियन की तरफ से आपसे भीख मांगती हूं, प्लीज बाहर आइए और ग्रेट शियान के इस बड़े संकट को दूर कीजिए और आपकी हर एक डिमांड पूरी की जाएगी। तुमने बहुत ही आराम से उस लड़की की तरफ देखा और काम टोन में कहा, एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, भले ही मैं एक अच्छा इंसान हूं लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट कर सके। सही कहा ना? उस लड़की ने सिर हिलाया। वो तुम्हारी बात से अग्री कर रही थी लेकिन उसने फिर से बहुत इमोशनली कहा, लेकिन आपने हमारी ग्रेट शियन की धरती पर इतने साल गुजारे हैं, कुछ तो लगाव होगा इस जगह से। अगर वो क्रूर बारबेरियंस हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुस आए तो वो हमारे मासूम लोगों का कत्लेआम कर देंगे। आपका बाहर आना सिर्फ ग्रेट शियान को बचाने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के मासूमों की जान बचाने के लिए जरूरी है। यह सुनकर तुम हल्के से हंसे। बात तो तुम्हारी सही है लेकिन अफसोस मैं इन भावनाओं के चक्कर में नहीं पड़ता। तुम्हारा ये इमोशनल ब्लैकमेल मुझ पर काम नहीं करेगा। वो लड़की बिल्कुल शांत हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली और उसने बस एक ठंडी सांस ली। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। इतना कहकर तुमने अपना सिर वापस अपनी उस पुरानी आराम कुर्सी पर टिका लिया और लेटने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक दय से तुम्हारी ड्रैगन एनर्जी 1% बढ़ गई है। अरे ये भी काम करता है क्या? ये देखते ही तुम तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उस जाने वाली लड़की को पीछे से आवाज दी, सुनो, तुम वापस जाओ, 3 दिन बाद मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा। वो लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई और झटके से मुड़ी। उसकी आंखों में एक चमक थी। थैंक यू सो मच। आपका इस मिशन के लिए तैयार होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रेट शियन इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाएगा। मैं अभी जाकर एम्परर को इन्फॉर्म करती हूं ताकि आपको फॉर्मली स्टेट प्रिसेप्टर का टाइटल दिया जा सके। तुम्हारी ड्रैगन एनर्जी 5% और बढ़ गई है। तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो जब ये ड्रैगन एनर्जी 100% हो जाएगी तो तुम्हारा लेवल पक्का अपग्रेड हो जाएगा। तुम अभी ये सोच ही रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में एक और नया मैसेज पॉपअप हुआ। 20% नेशनल लक का सपोर्ट मिलेगा जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल सीधे 20% बढ़ जाएगा। तुम काफी हैरान भी थे और थोड़े कंफ्यूज्ड भी। जब तुम एक मामूली कांस्टेबल या टाउन मेयर थे तब ऐसा कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया था? तुमने थोड़ा दिमाग लगाया तो समझ आया। शायद उस टाइम तुम्हारा स्टेटस बहुत छोटा था जो सिस्टम के हिसाब से नोटे करने लायक ही नहीं था। इसका मतलब यह था कि फ्यूचर में तुम्हारा स्टेटस जितना बड़ा होगा तुम्हें मिलने वाला बफ भी उतना ही खतरनाक होगा। प्रिंसेस को भेजने के बाद तुमने अपनी झोपड़ी को थोड़ा सा साफ किया, टाउन के बाहर जाकर थोड़ी देर मछलियां पकड़ी और फिर आराम से अपने घर लौट आए। 3 दिन बाद तुम्हारी सारी तैयारी पूरी थी। तुमने बस एक हल्का सा कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही तुम सीधे 1000 मीटर्स दूर पहुंच गए। तुम एक बहुत ही खतरनाक स्पीड से बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। इस वक्त बॉर्डर सिटी के अंदर एक सैनिक ने भागते हुए आकर रिपोर्ट दी, जनरल
बारबेरियंस की 1 लाख भारी सेना हमारी सिटी की तरफ बढ़ रही है। वहां बैठी एल्डेस्ट प्रिंसेस का चेहरा यह सुनकर बहुत सीरियस हो गया। सभी सैनिकों को ऑर्डर दो कि अपने बोझ तैयार रखें। किसी को भी सिटी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और साथ ही सभी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को भी अलर्ट कर दो कि वो डिफेंस पर ध्यान दे। और जी, सैनिक तुरंत वहां से भाग गया। प्रिंसेस ने अपनी आंखें बंद की। वो बहुत ही परेशान लग रही थी। उसने पास खड़े जनरल से पूछा, क्या वो इमॉर्टल अभी तक नहीं पहुंचे? जनरल ने तुरंत झुककर जवाब दिया, प्रिंसेस, पीछे की आर्मी से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसा लगता है कि वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। प्रिंसेस ने हार मानकर अपना सिर हिलाया। काश वो जल्दी आ जाएं। सुना है बारबेरियंस के पास एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर आ गया है, जिसने पिछली बार अकेले ही हमारे 3000 सैनिकों को मार गिराया था। वो अकेले ही पूरी जंग का पासा पलट सकता है। भले ही हमारी सिटी में कई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन यूए बुकुन ने खुद कहा था कि अगर वो और मास्टर शाओलिन मिलकर भी उस पर अटैक करें तो भी वो बारबेरियन एक्सपर्ट उन दोनों से एक कदम आगे ही रहेगा। अगर आखिरी दम तक फाइट हुई तो शायद उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर जनरल भी हैरान रह गया। क्या वो बारबेरियन वॉरियर सच में इतना खतरनाक है? उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सिटी के बाहर से घोड़ों के दौड़ने की एक बहुत ही भारी आवाज गूंजने लगी। पूरी जमीन कांपने लगी थी। हजारों की तादाद में भारी सेना सिटी की तरफ बढ़ रही थी। दीवार पर खड़े सैनिक तुरंत अपने बोझ खींचकर तैयार हो गए, लेकिन उस सेना के सबसे आगे एक परछाई हवा में उछली और एक ही बार में कई मीटर की दूरी पार कर ली। वो और कोई नहीं, बारबेरियंस का वो खतरनाक एक्सपर्ट ताई वुया था। तीर चलाओ, जनरल ने जोर से चिल्लाकर ऑर्डर दिया। आसमान में तीरों की एक भयानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन ताई वुया ने बस लापरवाही से अपना हाथ हवा में लहराया और सारे तीरों को वहीं पर हवा में ही चूर चूर कर दिया। वो लगातार दीवार की तरफ बढ़ रहा था। 1000 मीटर्स की दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। देखते ही देखते वो दीवार पर चढ़ने वाला था। सभी सैनिक पूरी तरह से डर चुके थे। नॉर्मल दुश्मनों से लड़ना तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस जैसे मॉन्स्टर के सामने। अगले ही पल ताई वुया अकेले ही दीवार के ऊपर कूद गया और हमारे सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। उसी वक्त बारबेरियंस के भारी हथौड़ों ने सिटी के मेन गेट पर जोरदार वार किया। एक भयानक धमाके के साथ हमारा आखिरी डिफेंस गेट भी टूटकर गिर गया। बारबेरियंस के वो खूंखार चेहरे अब बिल्कुल सामने थे। जब ग्रेट शियन के सभी सैनिक ये मान चुके थे कि अब उनकी मौत तय है, तब अचानक दोनों सेनाओं के ठीक बीच में एक परछाई आकर खड़ी हो गई। वो इंसान बहुत ही लेजी तरीके से अपना हाथ हिलाते हुए बोला, वापस चले जाओ। बारबेरियंस के लीडर ने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या तुम ग्रेट शियान के कोई टॉप एक्सपर्ट हो? तुमने अपना सिर हिलाया। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन तुम मुझे ग्रेट शियन का स्टेट प्रिसेप्टर कह सकते हो। ये 4 शब्द सुनते ही दीवार पर खड़े सैनिकों के अंदर जैसे जान आ गई। ग्रेट शियान के पास एक नए स्टेट प्रिसेप्टर आ गए हैं। वो खुद एक इमॉर्टल हैं। जनरल तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। स्टेट प्रिसेप्टर का स्वागत है। बाकी सभी सैनिकों ने भी एक साथ चिल्लाकर कहा, स्टेट प्रिसेप्टर का स्वागत है। दीवार पर मची इस खुशी को देखकर बारबेरियंस का लीडर थोड़ा चिढ़ गया। उसने और बहुत ही घमंड से बोला, हमारी इस भारी सेना के सिर्फ 3000 घुड़सवार ही पूरी दुनिया को हराने के लिए काफी है, और 30,000 तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। आज मेरे पीछे पूरे 3 लाख घुड़सवार खड़े हैं, जो इस ग्रेट शियान को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। तुम जैसे मामूली एक्सपर्ट में इतनी हिम्मत कहां कि मेरी इस 3 लाख की सेना का सामना कर सको? इतना कहकर वो जोर से चिल्लाया और मेन गेट पर खड़े घुड़सवारों ने सिटी के अंदर हमला कर दिया। पूरी जमीन कांपने लगी थी। सैनिकों के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। भले ही उनके सामने एक इमॉर्टल खड़ा था, लेकिन क्या कोई एक इंसान इस 3 लाख की सेना को रोक सकता था? लोगों के शांत रहे, तुमने बिल्कुल शांत रहे। तुमने बहुत ही आराम से एक उबासी ली, और जब वो सेना तुम्हारे सिर्फ 30 मीटर्स के पास पहुंच गई, तब तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आई और तुमने जोर से अपना पैर जमीन पर दे मारा। तुम्हारी पूरी ड्रैगन एनर्जी एक साथ बाहर ब्लास्ट हुई। पूरी जमीन पल भर में टूटकर बिखर गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। हजारों घुड़सवार सीधे उस गड्ढे के अंदर गिरकर दफन हो गए। ये नजारा देखकर दोनों सेनाओं के सैनिकों के होश उड़ गए। यही होती है एक असली इमॉर्टल की ताकत। तुम उस उड़ती हुई धूल और मलबे के बीच से बहुत ही आराम से बाहर निकले और 100 मीटर्स दूर खड़े उन बारबेरियंस की तरफ देखकर हंसे। 3 लाख तो बहुत कम है। अगर 30 लाख होते तो शायद मुझे थोड़ा मजा आता। बारबेरियंस की सेना में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो मलबे के ऊपर खड़े तुम्हें ऐसे देख रहे थे जैसे साक्षात मौत के देवता को देख रहे हो। पल भर में ही वो सब डर के मारे पीछे मुड़कर पागले लगे। पूरा मैदान भगदड़ और चीख पुकार से भर गया। जनरल ने यह देखकर जोर से नारा लगाया, स्टेट प्रिसेप्टर की जय हो। सैनिकों की वो गूंज बादलों को चीरती हुई आसमान तक गई। यही है एक इमॉर्टल की पावर।
शायद इसी को इस दुनिया की अल्टीमेट लिमिट कहते हैं। तभी तुम्हारा चेहरा थोड़ा सीरियस हुआ और तुमने अपना सिर लेफ्ट साइड घुमाया, जहां वो ती वुया इस वक्त ये बुकुन और शॉलिन मास्टर के साथ भयंकर फाइट कर रहा था। तुमने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे हवा में फ्लिक कर दिया। स्विश! वो पत्थर हवा को चीरता हुआ निकला और सीधे टीवुया के लेफ्ट आर्म के आर पार हो गया। टीवुया ने दर्द से अपने दांत पीसे और गुस्से से तुम्हें घूरने लगा। पीछे से वार करना कायरता है। तुमने बहुत ही आराम से अपनी बाहें फैलाईं। तुम बहुत बड़े फाइटर हो क्या? टाई वुया गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम मुझसे ज्यादा बड़े फाइटर हो? तुम्हारी इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस गुस्से में तुम्हें घूरता रहा। ये बुक को मौका मिल गया और वो पीछे हट आए। उन्होंने हाथ जोड़कर तुम्हें ग्रीट किया। स्टेट प्रीसेप्टर को प्रणाम। तुमने बस अपना सिर हिलाया। उन दोनों को अपनी इस हार पर जरा भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि तुम्हारे और उनके बीच का गैप जमीन आसमान का है। टाई वुया का सिर्फ एक छोटे से पत्थर से घायल हो जाना ही इसका सबसे बड़ा प्रूफ था। लेकिन टाई वुया को यह हार बर्दाश्त नहीं थी। उसने जोर से अपना मुक्का जमीन पर मारा और एक गहरा गड्ढा बना दिया। तुम लोग बस इस दुनिया में पहले पैदा होने का फायदा उठा रहे हो। जब इस दुनिया में लक और एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तुमने उस टाइम पर कल्टीवेशन कर लिया। अगर टैलेंट की बात करें तो मैं तुमसे बहुत आगे हूं। मुझे बस 30 साल दे दो। जब अगला सुनहरा दौर आएगा, मैं आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वही घिसा पिटा पुराना डायलॉग। तुमने एक बहुत बड़े हाथ ने उसका गला पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। वो वहीं ढेर हो गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। तुम धीरे धीरे उसके पास गए और जमीन पर गिरे हुए एक सैनिक की सोड उठा ली। अब जाने का समय आ गया है। जैसे ही तुम टाई वुया का खेल खत्म करने वाले थे, तभी दूर से एक बहुत तेज आवाज गूंजी। अपर सेक्ट के इमॉर्टल इस दुनिया में उतर चुके हैं। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, उस मरते हुए टी वुया की आंखों से एक बहुत ही तेज गोल्डन लाइट बाहर निकली और उसकी बॉडी अचानक हवा में उड़ने लगी। डीएटी पोजेशन ये एक ताविस्ट मैजिक टेक्निक थी जो आम लोगों के बीच भी काफी फेमस थी। लेकिन अभी जो सामने दिख रहा था वो कोई मामूली टेक्निक नहीं थी। उसने 100 मीटर्स के दायरे में बची हुई पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया था। हवा में उड़ते हुए उस टाई वुया को देखकर एक मॉर्टल बॉडी कितनी कमजोर होती है, उससे बस इतनी ही पावर निकल सकती है। तभी एक ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर अपनी फ्लाइंग शॉट पर उड़ता हुआ आया और झुककर बोला, या सेक्ट का सेक्ट मास्टर इमॉर्टल को ग्रीट करता है। क्या आपने ही मुझे बुलाया है? कल्टीवेटर ने जल्दी से सिर हिलाया। इमॉर्टल, प्लीज इस इंसान को एलिमिनेट कर दीजिए ताकि बाद में अपर सेक्ट के इस रेल्म में आने का रास्ता क्लियर हो सके। लेकिन टाई वुया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस अपना हाथ बढ़ाया और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉक करते हुए कोल्ड टोन में बोला, ये रेल्म या न्यूए इमॉर्टल सेक्ट के कंट्रोल में है और ये इतना लो लेवल का है कि यहां एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर तक नहीं है। मेरे खुद यहां आने की क्या जरूरत थी, कचरा कहीं का? तुम्हें पता है, मैं होली मेडन से बात कर रहा था और तुम्हारी वजह से मुझे यहां आना पड़ा। कल्टीवेटर डर के मारे कांपने लगा। जूनियर को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। इमॉर्टल को डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं मरने के लायक हूं। तुम सच में मरने के लायक हो, टी वुया ने कोल्ड टोन में जवाब दिया और अपनी मुट्ठी भींची। उस कल्टीवेटर की बॉडी वहीं दबकर कीमे में बदल गई और वो स्पॉट पर ही मारा गया। फिर टाई वुया तुम्हारी तरफ पलटा। उसकी आंखों से तेज गोल्डन लाइट निकल रही थी और किलिंग इंटेंट साफ दिख रहा था। तुम भी मरने के लायक हो। अगर तुम जैसे कीड़े ने यहां हंगामा नहीं किया होता तो मुझे यहां जबरदस्ती आना नहीं पड़ता। अब मैं तुम सबकी सोल्स को हार्वेस्ट करूंगा ताकि उसे अपने कल्टीवेशन सोर्स में बदलकर इस लोअर रेल्म में आने के मेरे लॉस को रिकवर कर सकूं। यह सुनते ही मैदान में खड़े सभी सैनिक डर गए। वो सबकी सोल्स हार्वेस्ट करना चाहता था। मर जाओ, टी वुया जोर से चिल्लाया। टाई वुया ने अपनी मुट्ठी बनाई। जैसे उसने उस कल्टीवेटर को कुचला था, वैसे ही वो तुम्हें भी मसलना चाहता था। लेकिन तुम अपनी जगह पर शांत खड़े रहे और अचानक हवा में एक जोरदार पंच मार दिया। जब तुम्हारा मुक्का हवा से टकराया तो मेटल के टकराने जैसी आवाज आई और फिर वहां की स्पेस किसी कांच की तरह चकनाचूर होकर बिखर गई। ये नजारा देखकर हमारे सैनिक और बारबेरियंस के घुड़सवार पूरी तरह सन्न रह गए। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा था। तुमने आराम से अपना हाथ वापस खींचा और हवा में उड़ते हुए टी वुया से कैजुअल टोन में कहा, बच्चों वाले ये फालतू ट्रिक्स मेरे सामने मत दिखाओ, बोरिंग है। टी वुया का चेहरा गुस्से से डार्क हो गया। तुम बस थोड़े बड़े आकार के कीड़े हो। आखिरकार तुम्हें मेरे हाथों को चलना ही होगा। क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है? तुम्हारी आंखों में ड्रैगन एनर्जी चमकने लगी और फैल गई कि इस दुनिया की हर चीज एक मामूली कीड़ा है, यहां तक कि तुम भी, जो ऊपर से टपके हो। ऐसा कहते हुए तुम्हारे चेहरे पर एक आरोगेंट स्माइल आ गई। तुमने अपनी छाती ठोकी और फुल एटीट्यूड में बोला,
और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा हूं। तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही ड्रैगन एनर्जी से भरा एक विशाल मुक्का आसमान से जोर से नीचे गिरा। ताई वुया घबरा गया। उसने जल्दी से हान सील्स बनाए और उसकी बॉडी के चारों तरफ एक गोल्डन शील्ड आ गई। ये एक एंशिएंट डिफेंस टेक्निक थी जो किसी भी डेडली अटैक को रोक सकती थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मुक्का पड़ा, वो घमंडी एंशिएंट डिफेंस पल भर में टूटकर बिखर गई। ताई वुया जमीन के अंदर धंस गया और 3000 मीटर्स गहरा गड्ढा बन गया। वो तथाकथित इमॉर्टल और ताई वुया हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गए। तुमने अपनी धुएं उड़ाती मुट्ठी को देखा और मजाक उड़ाते हुए हंसे। मैदान साफ करने के मामले में मैं हमेशा सीरियस रहता हूं। इमॉर्टल की सोल को मार गिराने की वजह से तुम्हें 3 पॉइंट्स इनविंसिबल इंटेंट और 8 ग्रेड टेक्निक मिस्टिक सोल्ड आउट चैप्टर मिली है। जब तुम किसी हायर लेवल के दुश्मन को मारोगे तो हर मौत पर तुम्हें 1 पॉइंट इनविंसिबल इंटेंट का बफ मिलेगा। जब ये 3000 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तो तुम एक इनविंसिबल एक्सपर्ट बन जाओगे और हेवेंस पर राज करने का तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। और हेवेंस पर राज करने का तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। और हेवेंस पर राज करने का तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। तुमने सिर हिलाया। तुम्हें सब समझ आ गया था, लेकिन तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 3000 पॉइंट्स अभी बहुत दूर थे और टेक्निक को तो बाद में भी सीखा जा सकता था। फिर तुमने उन लाखों बारबेरियंस के घुड़सवारों की तरफ देखा और अपना हाथ हिलाकर कहा, दफा हो जाओ यहां से, और घबराकर वापस अपने ग्रासलैंड्स की तरफ भाग गए। लेकिन तुमने अचानक बाहर से आए उन ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स को रोक लिया। तुम सब यहीं रुको। तुम्हें डर था कि ये कल्टीवेटर्स अपर सेट को जाकर सारी रिपोर्ट दे देंगे। उन कल्टीवेटर्स की बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। वो घुटनों के बल बैठ गए और अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। इमॉर्टल, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम किसी दूर आइलैंड पर जाकर छुप जाएंगे और इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। तुमने अपना सिर हिलाया। मैं सच में तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी पास की हरकतों की वजह से मेरा दिल नहीं मान रहा। इमॉर्टल, हमारी सच्चाई पर यकीन रखिए। हम अपर रेल्म से कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी नीचे आने के लिए ताई वुया जैसी स्ट्रांग फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है, जो इस दुनिया में मिलना इम्पॉसिबल है। प्लीज इमॉर्टल, हम पर भरोसा रखिए। तुमने अपनी बाहें क्रॉस की और बहुत ही काम टोन में कहा, देखो, तुम सबको पता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और आलसी भी। मैं फालतू में अपने हाथ गंदे, इसलिए मैं सबसे फास्ट तरीके से तुम सबको विदा करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। वो कत्लेआम सिर्फ 10 हार्ट बीट्स तक चला और बाहर से आए वो सभी 56 ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स बॉर्डर सिटी के बाहर मारे गए। तुम अकेले वहां खड़े थे और तुम्हारे चेहरे पर इनविंसिबल होने का घमंड साफ दिख रहा था। बारबेरियंस की उस भारी सेना को हराने के बाद ग्रेट शियन ने न सिर्फ अपना बॉर्डर बचाया, बल्कि 100 माइल्स का खोया हुआ इलाका भी वापस जीत लिया। वो भी बिना अपना एक भी सैनिक खोए। बारबेरियंस वापस भाग चुके थे और दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं थी। ये सब सिर्फ ग्रेट शियन के स्टेट प्रिसेप्टर यानी उस इमॉर्टल की वजह से हुआ था। मार्शल वर्ल्ड के लोगों ने तो तुम्हारे नाम के आगे से हाफ इमॉर्टल वर्ल्ड ही हटा दिया और तुम्हें एब्सोल्यूट इनविंसिबल का टाइटल दे दिया। अब तुम्हारी रेपुटेशन के सामने खुद ग्रेट शियान का एम्परर भी कुछ नहीं था। ग्रेट शियान की पूरी पब्लिक का रेस्पेक्ट हासिल करने की वजह से तुम्हारी ड्रैगन एनर्जी सीधे 50% बढ़ गई है। तुम जो आराम से अपनी कैरेज में लेटे हुए थे, इस नोटिफिकेशन से तुम्हारी नींद खुल गई। ये जानकर कि तुम्हें पूरी जनता का सपोर्ट मिल गया है। तुमने अपना सिर हिलाया। लगता है मैं सच में एक पॉपुलर स्टार बन चुका हूं। तभी कैरेज के बाहर से एक लड़की की मीठी आवाज आई, स्टेट प्रिसेप्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आ जाओ। तुमने बहुत ही लेजी आवाज में जवाब दिया। लग्जरी कपड़ों में सजी वो एल्डेस्ट प्रिंसेस पूरे रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारे बगल में बैठी और स्माइल करते हुए पूछा, स्टेट प्रिसेप्टर, क्या आप इस सफर से सेटिस्फाइड हैं? ठीक ठाक ही है। तुमने बिना किसी इंटरेस्ट के सिर हिलाया। वैसे भी मुझे नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। मैं तो बस इस कैरेज की राइड का मजा लेना चाहता था। ये सुनकर प्रिंसेस की स्माइल वहीं फ्रीज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या बोले। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने ऐसे ही कैजुअल होकर पूछा। सोंगकियान। तुमने अपना सिर हिलाया और वापस खिड़की के बाहर देखने लगे। तुम्हारा ये ठंडा एटीट्यूड देखकर सोंगकियान थोड़ी नर्वस हो गई। उसने खुद को संभाला और तुम्हें टेस्ट करने के लिए पूछा, स्टेट प्रिसेप्टर, ग्रेट शियन डायनेस्टी के बारे में आपका क्या सोचना है? मेरा कोई खास ओपिनियन नहीं है, ये भी बाकी डायनेस्टीज जैसा ही है। तुमने बहुत ही काम होकर कहा, एक एम्परर, कुछ 100 ऑफिशियल्स और लाखों नॉर्मल लोग। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या संकट ना, कारवां आगे बढ़ता रहा। पूरे रास्ते में जगह जगह के ऑफिशियल्स घुटनों के बल बैठकर इमॉर्टल के नारे लगा रहे थे, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस दिखावे और हाई स्टेटस के बजाय तुम्हें किन्यू टाउन के वो दिन याद आ रहे थे जब तुम एक मामूली कंस्टेबल थे और मजे की लाइफ जीते थे। एक इमॉर्टल बनने और कल्टीवेशन शुरू करने के बाद दुनिया के वो सुंदर नज़ारे जैसे कहीं गायब ही हो गए थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कल्टीवेटर्स हमेशा पावर बढ़ाने पर फोकस करते हैं
और अपने दिल की शांति खो देते हैं। जब तुम्हारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस ही खत्म हो जाएंगे तो बाहर आने के बाद तुम सिर्फ एक घमंडी इमोर्टल बनकर रह जाओगे जो सिर्फ ताकत के दम पर सही और गलत का फैसला करता है। भले ही इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन तुम्हें हमेशा लगता था कि कुछ तो अधूरा है। रास्ते में जब कैरेज स्टेट प्रिसेप्टर के नाम के नारे लगाने लगे, उधर रॉयल कोर्ट के अंदर सभी ऑफिशियल्स ओक एम्परर बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे। वो सब सिर्फ एक ही इंसान का रास्ता देख रहे थे। तभी बाहर से गार्ड ने जोर से चिल्लाकर अनाउंस किया, एल्डेस्ट प्रिंसेस पधार रही हैं। सोंग क्यान एक बहुत ही लग्जरी काले रंग के गाउन में सजी हुई शांत कदमों से कोर्ट के अंदर आई, लेकिन उसके पीछे गार्ड्स एक पूरी पालकी लेकर अंदर आ रहे थे। कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। स्टेट प्रिसेप्टर कहाँ है? गार्ड्स ने चुपचाप उस पालकी की तरफ इशारा किया। उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसका मतलब साफ था, स्टेट प्रिसेप्टर पालकी के अंदर बैठे हैं और बाहर नहीं आना चाहते। एम्परर को तुरंत गुस्सा आ गया। क्या तुम लोगों ने स्टेट प्रिसेप्टर को ठीक से ट्रीट नहीं किया? गार्ड्स घबराकर अपने हाथ हिलाने लगे। हमने कहा था कि एम्परर बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन स्टेट प्रिसेप्टर फिर भी बाहर नहीं आना चाहते। बकवास बंद करो, एम्परर गुस्से में चिल्लाया। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं उनका वेट कर रहा हूं? असल में मुझे खुद जाकर स्टेट प्रिसेप्टर को ग्रीट करना चाहिए। कोर्ट के सभी ऑफिशियल्स चुपचाप खड़े रहे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि गाली खाओ, हमें क्या, कम से कम हमें तो नहीं डांट रहे। एम्परर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, पालकी के बाहर पूरे रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, सोंग वेलोंग स्टेट प्रिसेप्टर से मिलने की भीख मांगता है। पालकी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सोंग वेलोंग बहुत नर्वस हो गया। उसने अपनी पीठ और ज्यादा झुका ली। स्टेट प्रिसेप्टर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज साफ साफ कहिए, मैं उसे तुरंत ठीक करूंगा। फाइनली पालकी का दरवाजा धीरे से खुला और नीले रंग के कपड़ों में सजी एक परछाई बाहर आई। उसने चारों तरफ देखा और फिर उस झुके हुए एम्परर की तरफ देखकर अजीब टोन में पूछा, तुम यहां के एम्परर हो? एम्परर ने तुरंत झुककर जवाब दिया, मैं तो बस स्टेट प्रिसेप्टर का एक। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसने तुम्हें भगवान के बराबर का स्टेटस दे दिया हो। तुमने खुश होकर सिर हिलाया। चलो, कम से कम तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो आता है। एक स्टेट प्रिसेप्टर के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। तभी एक पुराने ऑफिशियल ने दबी आवाज में कहा, स्टेट प्रिसेप्टर तो हमारे ग्रेट शान के माता पिता समान है। वो सोच रहा था कि एम्परर को थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए था, लेकिन बाकी ऑफिशियल्स ने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि वो जानते थे कि एक इमॉर्टल के सामने गुस्सा दिखाना सुसाइड जैसा है। लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। एम्परर ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपनी बाहें फैलाईं और जोर से चिल्लाकर बोला, गॉडफादर। वो बूढ़ा ऑफिशियल और बाकी लोग वहीं जम गए। एब्सोल्यूट पावर के सामने ये रॉयल स्टेटस सच में एक मजाक था। कोर्ट खत्म होने के बाद तुम पैलेस से बाहर आए और शहर घूमने निकल पड़े। जैसे ही तुम सिटी गेट से बाहर निकले, तुम्हें फील हुआ कि कोई छुपकर तुम पर नजर रख रहा है। तुम पलक झपकते ही उसके सामने जाकर खड़े हो गए। वो इंसान डर के मारे कांपने लगा। मैं पैलेस का जूकियन सुई हूं। मैं बस एक बार स्टेट प्रिसेप्टर का चेहरा देखना चाहता था। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें याद आया कि ये इंसान मार्शल वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से एक था। जूकियन सुई ने मजबूर होकर कहा, स्टेट प्रिसेप्टर के सामने मेरी क्या औकात कि मैं खुद को एक्सपर्ट कहूं? असली एक्सपर्ट तो बस आप और वो दूसरे इमॉर्टल ही हैं। उसका ये सीधा एटीट्यूड देखकर तुमने अपना डिफेंस कम किया और कैजुअल होकर पूछा, तो क्या तुम्हें उस दूसरे इमॉर्टल के पास्ट के बारे में कुछ पता है? वो इंसान इस ग्रेट शियान डायनेस्टी की शुरुआत से ही इस दुनिया में है। उसने एक बार अकेले पैलेस में घुसकर पुराने एम्परर के सिर पर अपनी सॉर्ड रख दी थी और जबरदस्ती 50 माइल्स की जमीन अपने नाम करवा के अपना सेक्स स्टार्ट किया था। वो इंसान बहुत ही घमंडी है और अपनी दुश्मनी कभी नहीं भूलता। आपने अभी कुछ ही समय पहले उसके डिसाइपल को मारा है, तो प्लीज सावधान रहिएगा। जू चियानसुई थोड़ा रुका और दबी आवाज में आगे बोला, इस वक्त वो एक जानलेवा डेथ सेक्लूजन में है। वो सफल होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो बाहर आ गया तो वो सच में इनविंसिबल बन जाएगा। फिर उसने बहुत ही चालाकी से फुसफुसाकर कहा, डेथ सेक्लूजन में रहने वाले लोग सबसे कमजोर होते हैं। अगर हम इस सही मौके का फायदा उठाएं तो हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तुम हल्के से मुस्कुराए और जूकियन सुई के कंधे पर थपकी देकर बोले, शिकारी बनने की कोशिश मत करो, अभी तुम्हारी वो औकात नहीं है। तुम्हारा ये कूल लुक देखकर जूकियन सुई नर्वस हो गया, लेकिन अगर वो सच में बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे? तुमने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं भी किसी गुफा में जाकर 61 साल का सेक्लूजन ले लूंगा और कुछ सदियों बाद बाहर आकर एक मुक्के में उसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा।
वैसे भी मेरी उम्र कभी खत्म नहीं होने वाली। जब इस दुनिया के सारे लोग बूढ़े होकर मर जाएंगे तो मैं अपने आप ही इनविंसिबल बन जाऊंगा। जो चियांसुई से अलग होने के बाद तुम गली के मोड़ पर पहुंचे। वहां तुमने एक लड़की को देखा जो एक ही बार में पूरी की पूरी तंगुलू निगलने की कोशिश कर रही थी। तुम उसे मजे से देख ही रहे थे कि अचानक अंधेरे से एक जहरीला तीर तुम्हारी तरफ आया। तुमने लापरवाही से उसे हवा में ही पकड़ लिया। तभी एक बूढ़ा आदमी तुम्हारे पास आया जिसने खुद को बाहर से आया एक ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर बताया और बोला, मैं यहां तुमसे डील करने आया हूं। तुमने हमारे 50 to 60 भाइयों को बॉर्डर सिटी के बाहर मार दिया। इस वक्त मैं और मेरा एक साथी इस कैपिटल शहर में छुपे हुए हैं। अगर तुमने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम मरने से पहले एक ऐसा मैच। वो इंसान चौंक गया। तुम तो ग्रेट शियान के स्टेट प्रिसेप्टर हो। क्या तुम्हें अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगा देनी चाहिए? अगर तुम हमारी बात मान लो तो ये हादसा रुक सकता है। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता था कि तुम कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। तुमने उसे साफ शब्दों में वार्न किया, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं सिर्फ तुम दोनों को नहीं मारूंगा बल्कि समंदर पार जाकर तुम्हारे पूरे सेक्ट का नामो निशान मिटा दूंगा। थ्रेट हमेशा दोनों तरफ से होती है, अपनी औकात याद रखो। वो आदमी गुस्से से कांपने लगा। उसने तुरंत हन सील्स बनाए और उसका टारगेट वो लड़की थी जिसे तुम अभी देख रहे थे। लेकिन उसका स्पेल पूरा होने से पहले ही तुम उसकी साइड में पहुंचे और अपनी स्वॉर्ड से उसका आधा सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका दूसरा साथी जो 800 मीटर्स दूर छुपा हुआ था, उसने जैसे ही धमाके की आवाज सुनी, तुमने अपनी ड्रैगन एनर्जी का एक फ्रैगमेंट फेंका और उसे भी वहीं ढेर कर दिया। तुमने अपना सिर हिलाया। अगर ये दोनों शांत दिमाग से काम करते तो शायद मेरे लिए दोनों को एक साथ रोकना मुश्किल होता, लेकिन इनके खुद के डर ने मुझे ये मौका दे दिया। उसी रात तुम्हारे रूम का दरवाजा धीरे से खुला और वही दिन वाली लड़की अंदर आई। उसका नाम चेंग क्याओचान था। वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल की बेटी थी। उसने अपने पिता से सुना था कि स्टेट प्रिसेप्टर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारी सेवा करने आई थी। तुमने थोड़ा सोचा और उससे पूछा, क्या तुम्हें चेस खेलना आता है? चेंग क्याओचान ने हाँ में सिर हिलाया। तुमने अपनी पहली ही चाल में चेस के सारे रूल्स को तोड़ते हुए अपने प्यादे को सीधे उसके वजीर के पार पहुंचा दिया। चेकमेट। चेंग क्याओचान बिल्कुल ब्लैंक होकर तुम्हें देखने लगी। क्या चेस ऐसे भी खेली जाती है? पूरी रात तुम और चेंग क्याओचान एक भी गेम नहीं जीत पाई। वो बहुत ही मासूमियत से तुम्हारी तरफ देखकर बोली, क्या आप मुझे बस एक बार जीतने देंगे? तुमने उसके प्यारे से चेहरे को देखा और दबी आवाज में कहा, इतनी सुंदर लड़की को अगर एक मुक्का मार दूं तो पक्का बहुत देर तक रोएगी ना। चेंग क्याओचान घबराकर तुरंत पीछे हटी और झुककर बोली, स्टेट प्रिसेप्टर प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। अगले 3 सालों तक तुम और चेंग क्याओचान साथ में पूरे पैलेस में घूमते रहे, लेकिन आखिरकार तुमने बिना बताए वहां से जाने का फैसला किया। तुम्हारी लाइफ स्पैन इन्फिनिट थी और तुम्हें समझ आ गया था कि तुम्हारे लिए किसी के बहुत ज्यादा करीब जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एक बहुत ही भारी बर्फबारी वाले दिन तुम चुपचाप वहां से निकल गए। जब चेंग क्याओचान को पता चला तो टेबल पर सिर्फ एक लेटर और मिस्टिक सोल्डाओ चैप्टर का मैनुअल रखा था। स्टेट और कई सालों तक तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। एक इमॉर्टल के जाने के बाद ग्रेट शियन का मार्शल वर्ल्ड एक बार फिर से एक्टिव हो गया और उन्होंने फिर से टॉप 10 एक्सपर्ट्स की रैंकिंग शुरू कर दी। चेंग क्याओचान तुम्हारी दी हुई टेक्निक के दम पर खुद एक कल्टीवेटर बन गई और वो इस ग्रेट शियन रेल्म की तीसरी इमॉर्टल बन चुकी थी। लेकिन इतना बड़ा स्टाटस होने के बावजूद हर बार जब बर्फबारी होती वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती। वो तुम्हें बहुत मिस करती थी। तुम उस सफेद बर्फबारी में चले गए थे। क्या तुम कभी इन फूलों के खिलने पर वापस आओगे? 1 महीने बाद तुम्हें पहाड़ों के बीच अपने लिए सबसे परफेक्ट लाइफस्टाइल मिल गई थी। खेती करना, फसलें पक रही थी, पेड़ फलों से लद चुके थे और तुम बस चुपचाप बैठ के समय को बदलते हुए देख रहे थे, क्योंकि सिर्फ इसी तरह तुम्हें टाइम के बीतने का एहसास होता था। वरना अगर तुम एक बार सिक्लूजन में चले गए तो जागने पर कितने साल बीत जाएंगे ये किसी को नहीं पता होता। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। समय ने बिना कोई आवाज किए सब कुछ बदल दिया था। तुम अभी भी अपनी उसी जगह पर खड़े थे। तुम्हें पता था कि एक पेड़ की लाइफ देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम फिर भी उसकी पूरी लाइफ को आखिर तक देखना चाहते थे, ताकि उस टाइम की पावर को फील कर सको जो तुम्हारे लिए सबसे अजनबी थी। आखिरकार तुम्हारी उम्र तो लिमिटलेस थी, जिसका कोई एंड ही नहीं था। 30 साल पार्टी साल उस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी और पत्तियां घनी हो गई थी। देखते ही देखते 65वां साल आया और उस पुराने पेड़ पर पहली बार फूल खिले। लेकिन 1000वें साल में एक लकड़हारे ने उस पेड़ को काटकर गिरा दिया। तुम हैरान होकर उस लकड़हारे को देखने लगे। तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं थे। लकड़हारे ने बहुत ही सीधे तरीके से कहा, मैं इस पेड़ को कई सालों से बड़ा होते देख रहा हूं। ये लकड़ी बहुत काम आएगी। अगर तुम्हें चाहिए तो थोड़ी तुम भी रख लो।
तुम थोड़ी देर चुप रहे, अपना सिर हिलाया और उस कटे हुए तने को देखकर तुम्हारे दिल में एक गहरी बात आई। भले ही तुम्हारे पास इनफाइनाइट लाइफ स्पैन हो, लेकिन इस दुनिया में एक्सीडेंट्स और मौत कभी भी आ सकते हैं। इसी पल तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल गई और जैसे ही तुमने अपनी आंखें खोली, तुमने टाइम के गहरे सीक्रेट को मास्टर कर लिया था। तुम्हारे आसपास की हर चीज अचानक बहुत स्लो हो गई। घास उगने लगी और फूलों के खिलने और मुरझाने का साइकिल लगातार चलने लगा। टाइम को कंट्रोल करना अब तुम्हारी एक नई पावर बन चुकी थी। तुमने चारों तरफ देखा, पुरानी चीजें बदल चुकी थी, पुराने लोग जा चुके थे। तुमने अब वापस पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला किया। जाने से पहले तुमने इन पिछले 50 सालों में कलेक्ट किए गए सारे लाइफ स्पैन पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ पर लगा दिया। तुम्हारी स्ट्रेंथ सीधे 85 पॉइंट्स को पार कर गई। उस मासिव पावर को संभालने के लिए तुम्हें 3 पहाड़ों को पैर से कुचलना पड़ा, तब जाकर तुम्हारी बॉडी इस पावर को सहन कर पाई। एक बार फिर से स्प्रिंग का मौसम आ चुका था। चेंग चाओचान बहुत ही प्यार से उन पीच ब्लॉसम्स के पेड़ों की देखभाल कर रही थी, उनके खिलने का वेट कर रही थी। कल्टीवेशन शुरू करने के बाद से उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा लेजी हो गया था। शायद इस पर किसी खास इंसान का असर पड़ा था। वो अभी पेड़ों के बीच खड़ी सोच ही रही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने फूलों की कुछ पत्तियां उड़ने लगी और एक आवाज गूंजी, क्या सोच रही हो? चेंग चाओचान बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वही पुराना जाना पहचाना चेहरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। चेंग चाओचान ने रोते हुए अपनी आखिरी बात पूछी, उस दिन आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? तुम हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे। भले ही इस दोबारा मिलने में थोड़ा लंबा समय लग गया। चेंग चाओचान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसके पीछे लगे पीच ब्लॉसम्स और भी खिल उठे। इस मोमेंट उसे एहसास हुआ कि ये फूलों का खिलना नहीं, बल्कि तुम्हारी रिटर्न है, जिसकी वजह से न सिर्फ पीच ब्लॉसम्स बल्कि नए फूल भी खिल गए हैं। पैलेस वापस आने पर चेंग चाओचान ने पूछा कि क्या आप पिछली बार की तरह फिर से बिना बताए चले जाएंगे? तुमने अपना सिर हिलाया, बहुत चल लिया, अब कहीं और जाने का मन नहीं है, बस इसी इंपीरियल सिटी में रहकर कल्टीवेट करूंगा। चेंग चाओचान बहुत खुश हुई। तुमने उसके ज़्वानहुन दाओजांग को चेक किया। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास 50 स्ट्रैंड्स ऑफ ज़्वानहुन ची जमा हो चुकी थी, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 30 स्ट्रैंड्स थी। साफ था कि उसका टैलेंट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। तभी इंपीरियल पैलेस में किसी अनजान आदमी के आने की खबर फैली। प्रिंस सॉन्ग युन को जब ये पता चला तो वो हैरान रह गया। क्या सच में स्टेट प्रिसेप्टर वापस आ गए हैं? अपने रॉयल फादर के पुराने दिनों को याद करते हुए सॉन्ग युन ने अपनी एक्साइटमेंट को दबाया। उसने तय किया कि वो कोई ऑफिशियल रिपोर्टिंग नहीं करेगा, बल्कि खुद तुमसे मिलने आएगा ताकि एक अच्छा कनेक्शन बना सके। अपने पुराने दोस्त के बेटे को देखकर तुमने बस अपना सिर हिलाया। तभी बूढ़ा सॉन्ग वैलोंग भी कांपते हुए वहां भागा चला आया और तुम्हें गॉडफादर पुकारने लगा। शायद बुढ़ापे की वजह से जब वो जवान था तो उसे तुम्हारे जाने का डर रहता था, क्योंकि तुम्हारी पावर सीधे रॉयल थ्रोन से ऊपर थी। लेकिन अब अपने आखिरी दिनों में वो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू समझ रहा था। ये सुनकर कि तुम यहीं रहकर कल्टीवेशन करना चाहते हो, उसने तुरंत ऐलान कर दिया, जब तक ग्रेट शियान का नामो निशान है, आप जहां चाहें वहां रह सकते हैं। कुछ बातचीत के बाद वो दोनों वहां से चले गए। राजा और उसके बेटे को जाते हुए देखकर तुम्हें थोड़ी थकान महसूस होने लगी। शायद अब गोल्डन कोर फॉर्म करने का सही टाइम आ गया था। इसे पूरे 20 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसमें 20 साल की देरी हो गई। नाउ कैपिटल वापस आकर इस इंपीरियल सिटी के लक का यूज करके गोल्डन कोर में ब्रेक थ्रू करने का यह परफेक्ट चांस था। 2 मार्च को तुमने कोर फॉर्म करने के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने का फैसला किया। ज़्वानहुन दाओजांग के हिसाब से गोल्डन कोर का ग्रेड उसके कलर से तय होता है। 3 कलर सबसे लो होता है और 5 कलर सबसे हाई। एक 5 कलर गोल्डन कोर की कॉम्बैट पावर नॉर्मल से 20% ज्यादा होती है। अपनी टर्टल ब्रेथ हार्ट को याद करके तुम बस यही उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हारा गोल्डन कोर कहीं हरे रंग का ना बन जाए, लेकिन इतने सालों के मासिव लक के सपोर्ट से सब कुछ बहुत नेचुरल रहा। अचानक एक गोल्डन लाइट चमकी और तुम्हारा एक बार गोल्डन कोर बन जाए तो इंसान सीधा आसमान का देव बन जाता है और ऑफिशियल कल्टीवेशन शुरू होती है। तुम्हारी बॉडी के अंदर एक रंग बिरंगा स्फेयर घूम रहा था। तुमने सच में एक मल्टी कलर्ड कोर फॉर्म कर लिया था। शुक्र है सब कुछ नॉर्मल था। गोल्डन कोर बनते ही तुम अपनी खुद की एक एक्सक्लूसिव डिवाइन एबिलिटी क्रिएट कर सकते थे। तुमने इसे अपनी टाइम कंट्रोल पावर पर डेवलप करने का सोचा और जन्म हुआ टाइम स्टॉप टेक्निक का। ग्रेट जियान के 8वें साल में सॉन्ग वेलोंग का निधन हो गया और प्रिंस सॉन्ग यन गद्दी पर बैठा। मरने से पहले सॉन्ग वेलोंग ने तुमसे स्पेशली मुलाकात की और भीख मांगी कि तुम फ्यूचर में ग्रेट शियान को प्रोटेक्ट करो। तुम्हें पता था कि नेचुरल डिजास्टर्स को तो रोका जा सकता है, लेकिन इंसानी लफड़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। सॉन्ग वेलोंग ने सिर हिलाया। वो जानता था कि कोई भी डायनेस्टी हमेशा नहीं टिकती।
सॉन्ग यून राजा बनने के बाद भी तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता था, यहां तक कि छोटे डिसीजंस के लिए भी आपकी परमिशन ले। जमीन से पूरे 100 मीटर्स अंडरग्राउंड एक सीक्रेट चेंबर बनवाया ताकि तुम शांति से कल्टिवेट कर सको। चेंग चाओचियान बाहर रहकर तुम्हें गार्ड कर रही थी। देखते ही देखते ग्रेट शियान के 7000वें साल में दुनिया पूरी तरह बदल गई। ऑप्टिकल इल्यूजन और इमॉर्टल सेक्स हिल उठे। 30 माइल्स के रेडियस में एक इंसान हवा में उड़ता हुआ इमॉर्टल सेक के ऊपर आया और उसने बहुत घमंड से ऐलान किया, मैंने पूरे 130 सालों तक कल्टिवेट करके अपना गोल्डन कोर कंप्लीट कर लिया है। आज मेरा कोर तैयार है, मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में इनविंसिबल हूं। वो पुराना बूढ़ा इमॉर्टल फाइनली अपनी सेक्लूजन तोड़कर बाहर आ चुका था। सॉन्ग यून ने तुरंत पूरे कोर्ट को बुलाया और उस इमॉर्टल सेक्ट में जाकर बधाई देने की तैयारी करने लगा। लेकिन उस बूढ़े इमॉर्टल ने उसे कोल्डली रिजेक्ट कर दिया और डिमांड की, एम्परर को खुद मुझसे मिलने आना होगा। मामले को शांत करने के लिए सॉन्ग यून खुद झुककर इमॉर्टल सेक गया। लेकिन वहां उस बूढ़े इमॉर्टल ने साफ कह दिया कि अगर ग्रेट शियन को जिंदा रहना है तो पूरे देश को सिर्फ मेरी डिवाइन स्टैच्यू की पूजा करनी होगी। रही बात आज के स्टेट प्रिसेप्टर की, तो बूढ़े ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर सॉन्ग यून उस पर रिलाई करने की सोच रहा है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। भले ही उसने गोल्डन कोर में ब्रेक थ्रू कर लिया हो, लेकिन मेरे जैसे आसमान से उतरे असली इमॉर्टल के सामने वो टिक भी नहीं सकता। वो तो बस एक मामूली चींटी है। उसने सॉन्ग यून को सोचने के लिए 3 डेज का टाइम दिया, जिसके बाद वो खुद इंपीरियल सिटी आकर अपना हुक्म सुनाएगा। 3 डेज बाद, क्योंकि सॉन्ग यून तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, उसे मजबूर होकर बूढ़े की सारी डिमांड्स माननी पड़ी। शहर में तुम्हारी स्टैच्यू देखकर बूढ़े का गुस्सा और बढ़ गया। तुमने उसके क्लोज डिसाइपल को मारा था। उसने सॉन्ग यून को ऑर्डर दिया कि वो तुम्हें बाहर बुलाए। वो खुद अपने हाथों से बदला लेना चाहता था। ग्रेट शियन को बचाने के लिए सॉन्ग यून को मजबूर होकर बताना पड़ा कि तुम क्लोज डोर कल्टीवेशन में हो। ये सुनकर बूढ़ा इमॉर्टल जोर से हंसा। एक मामूली कल्टीवेटर खुद को सेक्लूजन के लायक समझता है, क्या मजाक है। इतना कहकर उसने अपनी सोर्ड टेक्निक से तुम्हें बाहर खींचने के लिए वार किया। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। चंग चाओचियान अपनी स्वॉर्ड लेकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ग्रेट शियन में आखिरकार एक तीसरा कल्टीवेटर भी था, लेकिन वो बूढ़ा इमॉर्टल जो गोल्डन कोर लेवल के पीक पर था, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा और उसने अपनी सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से चंग चाओचियान को बुरी तरह इंजर कर दिया। चंग चाओचियान अपनी जान की बाजी लगाने ही वाली थी कि पास खड़े बाहर से आए एक बूढ़े ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर ने नोटिस किया कि इसका। चंग चाओचियान ने गुस्से में अपने दांत भींचे, अपनी बॉडी की पूरी श्वानहुन ट्रू ची को इकट्ठा करके एक दाव चैप्टर फॉर्म किया और उस बूढ़े की तरफ फेंक दिया। वो बूढ़ा डर गया और उसे डॉज नहीं कर पा रहा था। खतरा देखकर बूढ़े इमॉर्टल ने अपनी एक ही सोर्ड स्ट्राइक से उस दाव चैप्टर के परखच्चे उड़ा दिए और मजाक उड़ाते हुए बोला, अभी भी रेजिस्ट करने की हिम्मत है, रुको, जब मैं तुम्हारे उस स्टेट प्रिसेप्टर को बाहर खींचकर एक वार में खत्म कर दूंगा, तब देखता हूं आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है। ठीक उसी मोमेंट चेंग चाओचियान को अपने दिमाग में एक वाइब्रेशन महसूस हुई। एक जैसी ख्वानूंची आपस में टकरा रही थी। तुम अपने सेक्लूजन से बाहर आने वाले थे। उस 100 मीटर अंडरग्राउंड सीक्रेट चेंबर में तुमने एक भारी आयरन पिलर पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। वो आयरन पिलर जमीन को चीरता हुआ सीधे आसमान में शॉट हो गया। एक गोल्डन लाइट के साथ तुम बाहर निकले और उस अटैक को डॉज नहीं कर पाया और टकराकर अधमरा हो गया। तुमने ठंडी नजरों से उस बूढ़े इमॉर्टल को देखा। मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी, फिर भी तुम खुद चलकर मेरी मौत के दरवाजे पर आ गए। बूढ़ा इमॉर्टल शांत रहा और फिर बोला, इस दुनिया का लग 2 इमॉर्टल्स का कोएग्जिस्टेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मारकर ही मैं अपना अल्टीमेट पाथ हासिल कर पाऊंगा। तुमने घायल चंग चाओचियान की तरफ देखा। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया। बूढ़े खुसट, तू सच में मौत को ढूंढ रहा है। अगले ही मोमेंट इस दुनिया के इकलौते 2 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के बीच एक भयंकर क्लैश होने वाला था। लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे हर एक चीज वहीं फ्रीज हो गई हो। तुम्हारी मूवमेंट बिजली की तरह तेज थी। तुम सीधे उस बूढ़े इमॉर्टल की तरफ झपटे और इन पिछले पुरपेस को अपनी स्ट्रेंथ पर लगा दिया। पूरे 115 पॉइंट्स की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारा मुक्का सीधे उस बूढ़े इमॉर्टल के सिर पर जाकर पड़ा। उसकी आंखों में साफ डिसबिलीफ दिख रहा था। वो हवा में उड़ता हुआ थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स दूर जा गिरा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तुम हवा में खड़े थे। आपका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड और मैजेस्टिक था। आज मैं इस पूरी दुनिया को बताऊंगा कि असली इनविंसिबिलिटी क्या होती है। वो बूढ़ा इमॉर्टल उस एक मुक्के से पूरी तरह डेज्ड हो चुका था। वो अपने बचपन से ही फेमस था। पूरे 200 सालों तक बिटरली कल्टीवेट करके उसने अपना कोर बनाया था। सेक्लूजन से बाहर आते ही उसे इनविंसिबल होना चाहिए था।
फिर ऐसा कैसे हुआ कि तुम सिर्फ 100 सालों के अंदर इतने रैपिडली ग्रो कर गए कि तुमने उसे बुरी तरह आउट क्लास कर दिया? तुमने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह बात सिर्फ एक ही चीज प्रूव करती है कि तुम एक नंबर के ट्रैश हो। इस एब्सोल्यूट सप्रेशन ने आसपास देख रहे सभी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए थे। तुमने एक हल्की सी सी ली। तुम शुरू से ही बहुत आरोगेंट थे। सेक्लूजन से बाहर आते ही अपनी मौत ढूंढने निकल पड़े। बूढ़े इमॉर्टल ने कांपते हुए कहा, इस दुनिया का लक इतना नहीं है कि 2 इमॉर्टल्स एक साथ असेंड कर सके। कल्टीवेशन का मतलब ही है कंपीटिंग करना। अगर कंपीटिंग नहीं करेंगे तो अपना लेवल कैसे बचाएंगे? उसने फिर से स्नीर किया। जब तुम नसेंट सोल अचीव करके इमॉर्टल रेल्म में असेंड करोगे तो तुम्हें भी अपर सेक्ट यानी यन्युए इमॉर्टल सेक्ट का ही हिस्सा बनना होगा। तुम इस लोअर रेल्म में चाहे जितने पावरफुल बन जाओ, ऊपर तुम सिर्फ एक हम्बल आंट बनकर रह जाओगे। तुम हल्के से हंसे, अगर ऊपर सब एक हम्बल आंट ही हैं तो तुम किस चीज के लिए कंपीट कर रहे थे? सिर्फ एक चीटी बनने के लिए। बूढ़ा इमॉर्टल काफी देर शांत रहा, फिर बोला, अगर असेंड नहीं किया तो लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। सिर्फ ऊपर जाकर ही चिरंजीवी इटर्नल लाइफ हासिल किया जा सकता है, भले ही मुझे सब कुछ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच क्यों ना करना पड़े। तुम हंस पड़े। अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं एक लॉन्ग लाइफ बीइंग हूं, मेरी लाइफ स्पैन इन्फिनाइट है। वो सच न जानने वाला बूढ़ा इमॉर्टल अभी भी तुम्हें मॉक करने की कोशिश कर रहा था कि तुम भी फ्यूचर में एक आंट बन जाओगे। तुम्हारा सिर्फ एक रिप्लाई, कम से कम मैं तुमसे ज्यादा दिन तो जिंदा रहूंगा, सीधे एक एब्सोल्यूट किल था। उसके बाद तुमने एक पत्थर फ्लिक किया जिसने सीधे उसकी बॉडी एंड सोल को चीर दिया और वो बूढ़ा इमॉर्टल हमेशा के लिए खत्म हो गया। आसमान से एक जेंटल रेन गिरने लगी। ये एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर के फॉल का साइन था। इस दुनिया ने सोचा भी नहीं था कि जो बूढ़ा सिर्फ 14 डेज पहले इतने प्राउड वर्ड्स के साथ बाहर आया था, उसका अंत इतनी तेजी से हो जाएगा। चंग चाओची, आपको चोट तो नहीं लगी? तुमने डायरेक्टली कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से उसके चेहरे पे लगा खून पोंछा। तुम इतनी सिली क्यों? जब जीत नहीं सकती थी तो भाग क्यों नहीं गई? चंग चाओचान ने दबी आवाज में कहा, मुझे डर था कि इससे आपकी कल्टीवेशन पर असर पड़ेगा। अगर आपका कोर फॉर्मेशन फेल हो जाता तो हम क्या करते? तुम मुस्कुराए। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो अपनी जान खतरे में मत डालना। भले ही मेरा कोर फॉर्मेशन फेल भी हो जाता, मैं फिर भी उसे मार सकता था। इस पूरी दुनिया में मैं इनविंसिबल हूं। कुछ डेज आराम करने के बाद तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। चंग चाओचान कोई लॉन्ग लिव्ड बीइंग नहीं थी। लंबे समय तक साथ रहने के लिए उसे एक दिन इमॉर्टल रेल्म में असेंड करना ही होगा। और तुम्हें भी उस शाओ शुएर को ढूंढने के लिए इमॉर्टल रेल्म जाना था, जो सालों पहले यन्युए सेक्ट में चली गई थी। इसलिए ऊपर इमॉर्टल रेल्म में अपनी पहचान बनाने के लिए, एब्सोल्यूट इनविंसिबिलिटी हासिल करने के लिए तुम्हें उस बूढ़े इमॉर्टल के साथ आया। वो आउटसाइड ची कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर याद आया। तुम बाकी बचे खतरों को कंप्लीटली एलिमिनेट या वॉर्न करने के लिए ओवरसीज जाने की सोच रहे थे, लेकिन वो बाकी बचे कल्टीवेटर्स बहुत सेंसिबल निकले और अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए तुरंत सरेंडर्ड हो गए। उन्होंने एक बड़ा सीक्रेट बताया कि वो बूढ़ा इमॉर्टल उनके साथ कोऑपरेट इसलिए कर रहा था क्योंकि उनके पास एक वॉरशिप फॉर्मेशन था। ये फॉर्मेशन न सिर्फ कल्टीवेशन को बूस्ट करता था, बल्कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि ये किसी इंसान को बिकम ए गॉड, भगवान बनने में हेल्प कर सकता था। उनकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एसेंशन का मतलब सिर्फ एक आसमान में जाना नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में काउंटलेस वर्ल्ड्स हैं। एसेंशन का मतलब एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपर वर्ल्ड में जाना है। लेकिन हर छोटा बड़ा वर्ल्ड एक कोर पॉइंट से जुड़ा होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी के सारे लिम्स जुड़े होते हैं। ये वर्ल्ड बहुत छोटा है। एक बार बिकम अ गॉड अचीव करने के बाद इस वर्ल्ड की हर चीज तुमसे नरिश्ड होगी और तुम खुद इस वर्ल्ड के साथ और स्ट्रॉन्गर होते जाओगे। तुमने क्यूरियसली पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? उस आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, 500 ईयर्स पहले हमारे सेक्ट के गोल्डन कोर फाउंडर ने यह मैसेज छोड़ा था। अफसोस, जब वो भगवान बनकर असेंड करने का अटेम्प्ट कर रहे थे तब उनका टैलेंट थोड़ा कम पड़ गया और वो पूरे 1 लाख लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस के नीचे दबकर पेरिस्ट हो गए। एक नॉर्मल असेंशन में सिर्फ ऑर्डिनरी ट्रिब्यूलेशंस आती है, लेकिन भगवान बनकर असेंड करने के लिए लाखों लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना पड़ता है। तुम डीप थॉट में चले गए। वो फाउंडर 1 लाख ट्रिब्यूलेशंस पर इसलिए मरा क्योंकि उसकी लिमिट का कैप सिर्फ 1 लाख था। या फिर अगर मैं उस फाउंडर से ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो क्या मुझ पर इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग हेवनली ट्रिब्यूलेशन गिरेगी? वो ची कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर ऑकवर्डली स्माइल करने लगा। ट्रिब्यूलेशन सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, वो जितनी स्ट्रांग होंगी उन्हें पास करने के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स भी उतने ही बड़े होंगे। ऐसा हमेशा से सुना गया है। तुमने पूछा, क्या आपके पास किसी दूसरे वर्ल्ड के इमॉर्टल के डिसेंडिंग की कोई रूमर है, जैसे कि एक ही सिंगल पाम से पूरे शहर को तबाह कर देना? ये सुनते ही उस कल्टीवेटर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और उसने सीरियसली कहा,
हमारे फाउंडर की बुक में रिकॉर्ड्स है कि 600 इयर्स पहले ऐसा एक बार हुआ था। एक ही सिंगल पाम से पूरा शहर वाइप्ड आउट हो गया था। लेकिन फाउंडर ने स्पेकुलेट किया था कि उस हाथ का मालिक कोई नॉर्मल इमॉर्टल नहीं था, क्योंकि यहां आने वाले येन्युए इमॉर्टल सेक्ट के मैसेंजर्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर वो इमॉर्टल रेम का कोई कल्टीवेटर होता तो उसकी स्पेल फ्लक्चुएशन कभी भी येन्युए इमॉर्टल सेक्ट की डिटेक्शन से एस्केप नहीं कर पाती। इसलिए मैसेंजर्स ने स्पेकुलेट किया कि वो किसी अनदर वर्ल्ड का प्राणी था। वो किस वर्ल्ड का था ये तो कोई नहीं जानता। तुमने उस ची कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर की तरफ स्टेयर किया। आपकी आंखों की लाइट एकदम काम थी, किसी डीप पूल ऑफ वाटर की तरह, और तुमने वर्ड बाय वर्ड कहा, पूरे 100 ईयर्स पहले मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। ये सुनते ही उस कल्टीवेटर की बॉडी इंस्टेंटली ट्रम्बल करने लगी, जैसे किसी वायलेंट स्टॉर्म में कोई पत्ता कांप रहा हो। वो अपना बैलेंस तक नहीं संभाल पा रहा था। सेक्शन ईयर्स पहले और फिर 100 ईयर्स पहले, तो क्या इसका इंटरवल पूरे 500 ईयर्स का है? इस हिसाब से तो एक नसेंट सोल लेवल भी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। आपने सच में उसे देखा था। उसे अभी भी यकीन बिलीव नहीं हो रहा था। तुमने अपना सिर हिला के नोट किया। तुम्हारी आंखें ग्रेजुअली अनफोकस्ड होने लगी, जैसे तुम किसी मेमोरी में खो गए हो। वो हाथ बहुत मासिव था, पूरा का पूरा कवर्ड कंप्लीटली इन लाइटनिंग था, जैसे छोटी छोटी सांप की बच्चियां उंगलियों के बीच स्लिदरिंग कर रही हों। और फिर वो बस ऊपर से ऐसे प्रेस डाउन हुआ, एक स्नप की आवाज आई और वो पूरा मासिव सिटी गायब हो गया, हमेशा के लिए गॉन। वो कल्टीवेटर डर से शुक करते हुए नॉडेड किया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा फाउंडर की बुक में लिखा था। लेकिन वो जायंट हैंड आखिर है क्या? वो इस वर्ल्ड में आकर सिटीज को डिस्ट्रॉय क्यों करता है? कोई भी इस बात को फिगर इट आउट नहीं कर पा रहा था। तो बिकम अ गॉड अचीव करने के और क्या बेनिफिट्स है? तुमने शिफ्टेड द टॉपिक करते हुए पूछा। उस कल्टीवेटर ने जल्दी से जवाब दिया, भगवान बनने के बाद आप इस पूरी दुनिया के सबसे फास्टेस्ट कल्टीवेटर बन जाएंगे, और ये आपके दाव के प्रोग्रेस को भी बहुत बूस्ट करेगा। ये सब फाउंडर की बुक में लिखे हुए रिकॉर्ड्स थे। तुमने नॉडेड किया। आपका वैसे भी इन ची कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर्स को मारने का कोई इंटेंट नहीं था, और उनका ऐसा अच्छा एटीट्यूड देखकर तुम्हारा इंटेंट टू किल पूरी तरह खत्म हो गया। आपकी आंखों की ग्रीनिश लाइट चमकी और वो पूरा सीक्रेट चेंबर सीधे ग्राउंड से रोज होकर हवा में उड़ गया और उस डेसोलेट आइलैंड से बाहर आ गया। वो कल्टीवेटर्स तुम्हें देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो गए। ऐसा डिवाइन एबिलिटी सच में हेवन डिफाइंग और अर्थ शैटरिंग था। तुम एक हाई प्लेस पर खड़े थे, उन सभी कल्टीवेटर्स की तरफ फेस करके, और तुम्हारी बैक उस सेटिंग सन की तरफ थी जो समंदर में डूबने वाला था। पानी ग्लिसन कर रहा था, जिसमें वो ऑरेंज सनलाइट और आपकी ग्रीन रोब्ड बैक साफ दिख रही थी। तुमने स्माइल किया और कहा, तो फिर मेरे भाइयों, मेरी हेल्प करो बिकम अ गॉड अचीव करने में। ग्रेट शियान के इस न्यू एरा के 37वें साल में तुम्हारी डिवाइन स्टैच्यूज बननी शुरू हो गईं। हर एक रीजन में एक ची कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर को गार्डिंग की ड्यूटी दी गई, ताकि वो स्टैच्यू की पॉलिशिंग और वर्शिप का ध्यान रख सके। जब कॉमन पीपल पूजा करने आते तो उन्हें तुम्हारी ब्लेसिंग मिलती, भले ही उनकी हर विश पूरी ना हो। लेकिन अगले 3 डेज के अंदर वो अपनी लाइफ में कम से कम एक डिजायर्ड अच्छी चीज जरूर एक्सपीरियंस करते। इस वजह से ज्यादा लोग एब्सोल्यूट सिंसेरिटी के साथ तुम्हारी स्टैच्यू की पूजा करने आने लगे। तुम खुद इंपीरियल सिटी के अंदर बैठकर अपनी रिफाइनमेंट पर फोकस कर रहे थे। तुम्हें अभी तक इस पूजा से कोई कॉन्क्रीट बेनिफिट्स महसूस नहीं हुए थे, लेकिन तुम्हें पता था कि इसे अक्यूमुलेट होने में टाइम लगेगा, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन तुमने एक क्लोज आई रखी हुई थी। अगर इन ची कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर्स ने कभी तुम्हें बिट्रे करने की कोशिश की तो तुम एक सेकंड में उन सबको इंस्टेंटली मार दोगे। अगर एक इंसान ने भी रेबल किया तो सब मारे जाएंगे। वो सब वैसे भी मरने ही वाले थे। वो तो तुम्हारा सॉफ्ट हार्ट था जिसने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। अब अगर उन्होंने दोबारा कोई ट्रिक्स खेलने की कोशिश की तो आपका दिल फिर कभी सॉफन नहीं होगा। इसके अलावा आपकी डेली कल्टीवेशन भी बहुत हार्ड वर्किंग थी। आपका मेन फोकस उस क्षौनहुन ची को कंडेंस करने पर था, ताकि तुम नेदरवर्ल्ड डेजोलेशन चैप्टर लिख सको, एक ऐसा दो चैप्टर जो किसी के भी साथ फोर्स अ 1v1 ड्यूअल करा सके। लेकिन यह काम अभी बहुत दूर था। आपकी करंट प्रोग्रेस के हिसाब से तुम्हें काफी क्षौनहुन ची कलेक्ट करने में पूरे 100 इयर्स का टाइम लगने वाला था। इसके अलावा वो हवा में से अचानक गिरने वाला सिटी डिस्ट्रॉइंग जायंट पाम आपके दिल में एक कांस्टेंट वरी बना हुआ था। वो किसी मार्ड डॉग की तरह था। तुम्हें नहीं पता कि वो कब कूदकर तुम्हें काट खाएगा, और आपके पास उसे पहले ही मार देने की पावर नहीं थी, इसलिए तुम्हें बस उसके आने का वेट करना पड़ रहा था। ये फीलिंग सच में बहुत टेरेबल थी। तुमने एक डीप ब्रेथ ली, जुअनहुन ची को एक बार और सर्कुलेट किया, खड़े हुए थोड़ा स्ट्रेच किया और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल आए। चंग क्याओचियान वहां पीच ब्लॉसम्स की देखरेख टेंडिंग कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आपकी कल्टीवेशन खत्म हो गई है, उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई।
अपने दोनों हाथ बिहाइंड हर बैक छुपाकर वो स्मॉल स्टेप्स के साथ उछलती हुई आपके पास आई। उसने टिल्टेड हर हेड और मुस्कुराकर पूछा, लिंग ब्रदर, देखिए मैंने जो फूल उगाए हैं वो कितने प्रिटी है ना। तुमने उस पीच ट्री की तरफ देखा जो अब काफी बड़ा हो चुका था, मुस्कुराए और प्रेज करते हुए कहा, ये बिल्कुल आपकी तरह ही प्रिटी हैं। ये सुनते ही चंग चाओचियान का फेस टर्न रेड हो गया, उसका दिल जॉय से भर गया। हालांकि उसने शाइली कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे देखते देखते आपका एक्सप्रेशन एक मोमेंट के लिए डैज़ड हो गया। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद तुमने अचानक उससे पूछा, अलग होना है, अब क्या करें और क्यों? चंग शाओचियान ने अपनी त्योरियां चढ़ाई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। तभी तुम हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैंने तो बस एक पॉसिबिलिटी की बात की है और फ्यूचर में शायद ऐसा दिन आ ही जाए। हम दोनों को ही अपनी लाइफ में एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चंग शाओचियान की चिंता और बढ़ गई। उसने नासमझते हुए पूछा, तो हम ये रास्ता साथ में क्यों नहीं तय कर सकते? मैं भी तो यही चाहता हूं कि हम साथ चलें। तुमने गहरी सांस लेते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम प्लान करते हैं, है ना? चंग शाओचियान ने उदास मन से सिर हिलाया। उसे तुम्हारी बात सच तो लग रही थी, पर उसका दिल इस अलगाव को मानने को तैयार नहीं था। काफी देर के सन्नाटे के बाद उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा, अगर सच में हमें अलग होना पड़ा तो हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। तुमने पूरे कॉन्फिडेंस और मजबूती के साथ कहा, बिल्कुल, विदाई तो बस एक बेहतर मुलाकात के लिए होती है। इस समय क्राउन प्रिंस के हाथों में कमान थी और तुम्हारा दागई शीशु का कल्टीवेशन अपने पीक पर पहुंच चुका था। युआन यिंग के दरवाजे से तुम बस एक कदम दूर थे और तुम्हारा जिंदान भी पूरी तरह से अपना असली ब्राइट व्हाइट रंग दिखा रहा था। ये वक्त, सालों और समय का रंग था, यही तुम्हारा दांव था। अब तुम अपने आसपास 30 मीटर्स के दायरे में समय के बहाव को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते थे। चंग शाओचियान का कल्टीवेशन भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तुम्हें भी हैरानी हो रही थी। तुम्हारे दागई शीशु के शॉर्टकट से अलग चंग शाओचियान ने खुद अपनी मेहनत से श्वनहुन दाओजांग को हासिल किया था और अब वो एक जिन दान कंडेंस कर चुकी थी। उसके शरीर के अंदर क्षवान हुंची की 1000 तरंगे मौजूद थीं, जो अब दाओजांग लिखने के काबिल हो चुकी थी। चंग शाओचियान के इस सफर को सिर्फ उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट कहा जा सकता है। और ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में एक खास बात होती है। अचानक 100 साल पुरानी दोपहर के आसमान में एक बेहद खूबसूरत रेनबो उभर आया, जिसने पूरे साम्राज्य के सामने राजमहल तक एक बहुत बड़ा पुल बना दिया। आसमान से एक चमकती हुई गोल्डन कैरेज उस रेनबो ब्रिज को पार करते हुए महल के ठीक ऊपर आकर ठहर गई। उस कैरेज के दोनों तरफ से अजीबोगरीब दिखने वाले 2 छोटे दाविस्ट बॉयज बाहर आए और उन्होंने जमीन की तरफ झुककर जोर से ऐलान किया, अपर सेक्ट को नए डिसाइपल्स की तलाश है। तुम आंगन में खड़े होकर सोचने लगे कि ये नजारा बिल्कुल वैसा ही था जब किसी इमॉर्टल ने शूजन को अपना डिसाइपल बनाया था। लेकिन आज वक्त बदल चुका था। तब तुम उन इमॉर्टल्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, पर आज तुम इस दुनिया के नंबर 1 बन चुके हो और इन इमॉर्टल से अपनी शर्तों पर बात कर सकते हो। बस देखना यह था कि वो किसे अपना डिसाइपल बनाने आए हैं। तुम अभी सोच ही रहे थे, तभी वो गोल्डन कैरेज अचानक जमीन पे आ गिरी और ठीक तुम्हारे सामने आके रुक गई। उसकी गोल्डन लाइट अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस पर बने शानदार ड्रैगन्स के पैटर्न्स साफ दिखाई दे रहे थे। एक घमंड से भरी औरत की आवाज गूंजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो युआन यिंग के इतने करीब पहुंच चुका हो। नॉट बैड। दोनों अजीब दिखने वाले दाविस्ट बॉयज तुरंत दरवाजे के पास पहुंचे और झुककर बैठ गए, जैसे किसी चीज को अपनी पीठ पर उठाने की तैयारी कर रहे हों। दरवाजा खुला और बर्फ जैसे सफेद जायद जैसे खूबसूरत पैर उन लड़कों की पीठ पर पड़े। वो औरत ऊंचाई से तुम्हें घूरते हुए बोली, लेकिन मुझे तुम्हारी तलाश नहीं है। तभी चिल्लाते हुए चेंग शाओकियान वहां दौड़ी चली आई। लिनगे, लिनगे। सामने का ये हैरान कर देने वाला नजारा देखकर उसने अपनी त्योरियां चढ़ा ली। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। उस औरत की चमकीली लाल आंखों ने चेंग शाओचियान को देखा और अपने नकाब के पीछे से मुस्कुराते हुए बोली, तो यही है वो लड़की, चलो मेरे साथ हमारे सेक्ट में चलो। उसकी टोन में एक ऐसा घमंड था जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। तुमने हैरान होकर पूछा, क्या तुम इमॉर्टल रेल्म के 9th माउंटेन की मास्टर हो? औरत ने फिर से उसी घमंड के साथ कहा। तुमने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सुना। चंग शाओचियान ने भी अपना सिर हिला दिया, मैंने भी कभी नहीं सुना। औरत ने उनकी तरफ एक बेबस नजर डाली और लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए बोली, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि हमारा सेक्ट बेहद पावरफुल है, वही काफी है। मैं यहां तुम्हें समझाने नहीं बल्कि अपनी डिसाइपल बनाने आई हूं। तुम्हें अभी भी एक शक था, क्या इस काम के लिए यान युएक्शियानजोंग को नहीं आना चाहिए था? औरत ने तुम्हारी तरफ देखा। उसे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि तुम ये सब जानते हो। आखिरकार तुम युआन यिंग अचीव करने वाले शख्स जो थे।
आखिरकार तुम यानिंग अचीव करने वाले हो, तो तुम्हें इमॉर्टल रन की थोड़ी बहुत समझ तो होगी ही। इसलिए उसने अपने चिड़चिड़ेपन को दबाते हुए एक्सप्लेन किया, यान यू एक्सियानजोंग तुम्हारा अपर सेक्ट है, ये सच है, लेकिन डिसाइपल बनाने के लिए बस दोनों तरफ की रजामंदी काफी होती है। और वैसे भी इस लड़की की तकदीर हमारे 9th माउंटेन से जुड़ी है, तो इसे हमारे पास ही आना चाहिए। और सुनो, यान यू श्यानजोंग ने पिछले कई हजारों सालों से कोई बड़ा एम्परर पैदा नहीं किया है। भले ही आज उनके पास एक होली मेडन है, पर वो सिर्फ एक एम्परर सीड है, खुद एम्परर नहीं। हमारे 9th माउंटेन के सामने उनकी हैसियत बहुत कम है। तुम अभी भी सोच में डूबे थे, तुम्हें यह सब एक इत्तफाक लग रहा था। पहले शाओशुनर का ऐसा असाधारण टैलेंट और अब चेंग शाओचियान भी। औरत शायद तुम्हारी उलझन समझ गई। उसने कहा, तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया में बस इतना ही ची युन बचा है, और ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट वाले लोग हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हेवंस दाओ खुद ऐसे मौके बनाता है ताकि तुम लोग आपस में मिल सको और इस ची यून को बढ़ा सको। इतना कहते हुए उसने अपनी लाल आंखों से तुम दोनों को फिर देखा और तारीफ करते हुए बोली, इस आध्यात्मिक रूप से कमजोर और सूखी दुनिया में रहकर भी तुम दोनों ने जिंदान तक का सफर तय कर लिया। ये वाकई काबिले तारीफ है। तभी चंग शाओचैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बेहद संजीदा चेहरे के साथ उस औरत से पूछा, अगर मैं आपके साथ चलने को तैयार हो जाऊं तो क्या लीनगे भी मेरे साथ 9th माउंटेन में आ सकते हैं? औरत ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी उंगली को हवा में हल्का सा हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, लेकिन क्यों? चंग शाओचान ने लगभग सवाल दागने वाले अंदाज में पूछा। औरत ने उसे देखते हुए समझाया, ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास कोई ची युन नहीं है। खुद ये पूरी कायनात भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसका रेल्म अभी बहुत नीचा है जो दूसरों की किस्मत पर भी बुरा असर डालेगा। हमारे 9th माउंटेन को ऐसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। औरत ने इस बात पर खास जोर दिया। चंग शाओचियान का गुस्सा बढ़ गया। वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकती थी। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। उस औरत ने उन दो लड़कों की पीठ पर अपने पैरों का दबाव और बढ़ा दिया जिससे बेचारे लड़के हांफने लगे। कुछ पल रुककर वो फिर बोली, अगर तुम हमेशा इसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा और अपनी लिमिट्स को पार करना होगा। तुम अभी सिर्फ जिनदान पर हो और ये यानिंग के बेहद करीब पहुंच चुका है। जब इसका वक्त आएगा तो ये पहले चला जाएगा और तुम इसी छोटी सी दुनिया में अकेली रह जाओगी और शायद इसके जाने के साथ ही इस दुनिया का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा और तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। इसी दुनिया में बूढ़ी होकर दम तोड़ दोगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? चेंग शाओचान की आंखों में एक खालीपन आ गया। उसने मदद के लिए तुम्हारी तरफ देखा। तुमने अपनी थ्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले? यकीन? औरत को यह बात बेहद मजाकिया लगी और वो जोर से हंस पड़ी। कुछ देर बाद अपनी हंसी रोकते हुए उसने तुम्हारी तरफ इशारा किया। तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। भले ही मैं इस छोटी सी दुनिया में आई हूं, पर मेरा बेस एक यानिंग का है। तुम मेरा सामना कभी नहीं कर पाओगे, समझे? उसकी घमंड से भरी हंसी आसमान में गूंजने लगी। उसकी वो मगरूर हंसी पूरी दुनिया में फैल गई। यानिंग, तुमने अपना सिर हिलाया। यानिंग, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक चलती हुई हवा थम गई। तुम एक चायदान थे। तुम्हारे आसपास 30 मीटर्स के दायरे में समय का पहिया पूरी तरह रुक गया। सिर्फ तुम ही थे जो उस ठहरे हुए समय में चल पा रहे थे। उस औरत का चेहरा डर से विकृत हो गया। वो उस टाइम बैरियर के अंदर छटपटाने लगी। उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। एक ऐसा कल्टीवेटर जो अभी यानिंग तक भी नहीं पहुंचा, वो समय के इस सबसे बड़े दाव को कैसे छू सकता है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम चलकर ठीक उसके सामने आ गए और बोले, जब बात बराबरी की हो तभी बातचीत अच्छी लगती है। उस औरत के चेहरे पर लगा समय का बंधन टूट गया। उसने गुस्से में तुम्हें देखा और उसकी आवाज से वो पुराना घमंड गायब हो चुका था। वाकई कमाल है, अभी यानिंग तक पहुंचे भी नहीं और समय के महान दाव पे पकड़ बना ली। तुम सच में एक जीनियस हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास कोई चीयून नहीं है, वरना हमारा 9th माउंटेन तुम्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता। तुम हल्का सा मुस्कुराए। मुझे किसी की भी भीख की जरूरत नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम इस बात की क्या गारंटी देती हो कि तुम शाओकियान का पूरा ख्याल रखोगी? औरत ने इस सवाल का सीधा जवाब न देते हुए बात को घुमाया। तुम दोनों ने क्शुन हुन दाओजांग का इस्तेमाल किया है। ये हमारे 9th माउंटेन का वो गुप्त फॉर्मूला है जो हमने इस पूरे इमॉर्टल रेल्म में फैला रखा है और बाहर सिर्फ इसका पहला हिस्सा ही लीक किया गया था ताकि हम पूरे ब्रह्मांड में इसके काबिल टैलेंट को ढूंढ सके। और इस छोटी सी लड़की ने इस सूखी दुनिया में रहकर भी जिंदान अचीव किया और 1000 तरंगे खड़ी कर दी। इसका टैलेंट एक क्वाजी सेंट के लेवल का है, भले ही वो एम्परर से कम हो, लेकिन अगर इसे सही गाइडेंस मिली तो ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी जो पूरी दुनिया पर राज कर सकती है।
इसीलिए हमारा नाइन्थ माउंटेन इसे अपने साथ ले जाना चाहता है, वरना इतने छोटे से कोने में रहकर इसका ये टैलेंट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी आंखों में एक चमक कौन थी? तुमने सिर हिलाते हुए कहा। तुमने अभी तक अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं दिया है। भले ही औरत ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, पर कौन जानता है कि यह सच है या झूठ। यह मामला चंग शाओचियान के पूरे भविष्य का था। तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते थे। औरत का आधा शरीर उस ठहरे हुए समय के बंधन से मुक्त हो चुका था। उसने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए सोचा कि आखिर खुद को साबित कैसे किया जाए। तभी वो अचानक फिर से मुस्कुराई। तुम दोनों को कभी न कभी आगे बढ़ना ही होगा, है ना? और जब तुम इमॉर्टल रेल्म में जाओगे तो तुम्हें किसी न किसी सेट को चुनना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी इस मामूली ताकत के साथ तुम्हें वहां के खतरनाक डेमन्स अपना शिकार बना लेंगे और तुम दोनों कभी भी एक साथ आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत को कुछ समय तक दबा सकते हो, पर आखिरकार तुम्हें युआन यिन के उस बिजली के कहर का सामना करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस लड़की के लिए यह इतना आसान नहीं होगा। यह हमारे नाइन्थ माउंटेन के एक्शवान हुंदाओजांग पर काम कर रही है, जिसकी रफ्तार बेहद धीमी होती है। इस सूखी दुनिया में उसे योन यिंग तक पहुंचने में कम से कम 500 साल लग जाएंगे। औरत अचानक रुकी, जैसे उसे कुछ याद आया हो। नकाब के पीछे उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। अगर तुम चले गए तो इस दुनिया का चीयुन इतना नहीं बचेगा कि कोई दूसरा यान यिंग बन सके। तब शायद इस लड़की का अंजाम सिर्फ इसी दुनिया में घुट घुट कर मरना होगा। सुनने में ये एक शांत अंत लगता है, पर यह कितना दर्दनाक होगा ये सिर्फ वही जानती है। अगर तुम चले गए तो शायद चंग शाओचियान तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं देख पाई। ये तुम दोनों के लिए ही एक बेहद दर्दनाक अंत होगा। तुमने अपना पैर जमीन पर पटका और अचानक सफेद रंग की तरंगे उठने लगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आसपास का समय उल्टी दिशा में घूमने लगा। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आवाज में पहली बार एक खौफ साफ महसूस हो रहा था। अगर तुम बिना चीयून वाले इंसान न होते तो हमारा नाइन्थ माउंटेन तुम्हें पाने के लिए अपनी जान लगा देता। बहुत अफसोस की बात है, वाकई बेहद अफसोस की बात है। तुम अभी से समय के महान दाव को इस हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा फ्यूचर कम से कम एक क्वाजी सेंट के बराबर होता। तुमने बीच में ही टोकते हुए पूछा, इस बिना चीयून वाले इंसान की असली कहानी क्या है? औरत ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराई। इसकी कोई बड़ी कहानी नहीं है, बस इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारे पास कोई किस्मत नहीं है, कोई मौका नहीं है। खुद हेवेंस दाव भी तुम्हारे बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सब कुछ तुम्हें सिर्फ अपने दम पर ही हासिल करना होगा। यह सुनकर तुम्हारी त्योरियां और चढ़ गईं और जो समय उल्टा बह रहा था उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि बिना चीयून का होना कोई बुरी बात नहीं है। औरत ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और हवा में हिलाते हुए बोली, यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि जिसे हेवेंस डाओ की मंजूरी नहीं मिलती वो कभी क्वाजी सेंट नहीं बन सकता और ना ही आगे चलकर एम्परर के रास्ते पर चल सकता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बूथियन रन के अंदर ही सिमट कर रह जाएगी। इसे एक पानी के कप की तरह समझो। दूसरों की लिमिट एक पूरा भरा हुआ कप होती है, भले ही वो किसी वजह से उसे पूरा न भर पाए। लेकिन तुम्हारी लिमिट तो पैदा होते ही सिर्फ आधा कप तय की गई है। अब तुम चाहे जो कर लो, चाहे जितना जोर लगा लो, वो सिर्फ आधा कप ही रहेगा। तुम एक बंद रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हें अब जाकर असली बात समझ में आई। तभी ये इमॉर्टल रेम के लोग तुम्हें स्वीकार करने से कतरा रहे थे। लेकिन ये कमी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी नॉर्मल कल्टीवेशन पर डिपेंड नहीं थे। तुम्हारा असली खेल तो सिस्टम के पॉइंट्स और उसकी पावर्स पर टिका था। ये कल्टीवेशन तो बस एक एक्स्ट्रा बोनस था। मिले तो अच्छा, ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत ने अपनी दूसरी उंगली उठाई और बात जारी रखी। दूसरा नुकसान यह है कि ऐसा इंसान अपने आसपास के लोगों की किस्मत पर भी बुरा असर डालता है, और यह असर हमेशा नेगेटिव ही होता है। मैंने अपनी 30,000 साल की जिंदगी में कभी इसका कोई पॉजिटिव असर नहीं देखा। इसीलिए कोई भी सेक्ट ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता और उसे अपने यहां शामिल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह बात तुम्हें पहले से ही थोड़ी बहुत मालूम थी, इसलिए तुम्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि तुम अकेले रहकर अपनी पावर्स बढ़ाओगे, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मामला चूंकि चेंग शाओचियान से जुड़ा था, इसलिए तुमने एक और सवाल पूछ लिया। अगर शाओकियान तुम्हारे 9th माउंटेन में जाती है तो उसे वहां क्या रुतबा मिलेगा? औरत का पूरा शरीर अब उस समय के बंधन से पूरी तरह आजाद हो चुका था। वो अपने खूबसूरत पैर उन लड़कों की पीठ से हटाकर नीचे आई और मुस्कुराते हुए बोली, एक क्वाजी सेंट के टैलेंट के साथ वो सीधे हमारे माउंटेन मास्टर की खास तहसीबल बनेगी, और आगे चलकर जब वो खुद क्वाजी सेंट बनेगी तो मेरी तरह एक पूरे माउंटेन की मास्टर बन सकती है। तुम एक क्वाजी सेंट हो। तुम्हें थोड़ा अचंभा हुआ। औरत ने जमीन पर पैर रखा और सामने की हवा में अपनी उंगली से एक इशारा किया। बहता हुआ समय अचानक थम गया और वो तुम्हारी पावर को ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगी। मैं अभी क्वाजी सेंट नहीं हूं, बस बूटियान रेल्म के पीक पर हूं, या यूं कह लो कि हाफ स्टेप क्वाजी सेंट हूं।
लेकिन मेरी खुद की फाइटिंग पावर इतनी बेमिसाल है कि मुझे वक्त से पहले ही यहाँ का मास्टर बना दिया गया। औरत ने एक्सप्लेन किया और धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ने लगी। वैसे मुझे तुम में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। मैं अपनी पावर्स को दबाकर जिनदान के लेवल पर ले आती हूँ। क्यों ना हम दोनों कुछ हाथ आजमाएं। तुम्हें भी तो पता चले कि असली गॉड गिफ्टेड टैलेंट किसे कहते हैं। तुमने अपनी भौहें चढ़ाई और बिना किसी झिझक के अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, युआन यिंग भी हमारे सामने कुछ नहीं है, तो फिर जिंदन की क्या बिसात। औरत के होठों पर एक बेहद मगरूर मुस्कान तैर गई। मेरा ये जिनदान इस पूरे लेवल पर अजय है। उसने एक भारी कदम आगे बढ़ाया। समय तेजी से भागने लगा और आसपास का सारा नजारा धुंधला हो गया, जैसे तुम दोनों किसी रहस्यमयी दुनिया में आ गए हो। और सुनो, मैं कुछ ऐसी पावर्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगी जो इस जिंदान के लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी ताकत को मैं इसी जिंदान की लिमिट में रखूंगी। तुमने अपनी दोनों आस्तीनें पूरी तरह चढ़ा ली थी और एक अजीब से चेहरे के साथ उस औरत की तरफ देखते हुए नेक सलाह दी। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अपनी पूरी युआन यिंग की ताकत का इस्तेमाल करना ही बेहतर होगा। लेकिन क्यों? औरत ने अपनी त्योरियां चढ़ाई। उसने हवा में अपनी उंगली से इशारा किया। समय उसके अनुकूल बहने लगा और उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह जम गया। इस कवच के होते हुए तुम कभी भी उसके प्रेजेंट को नहीं छू सकते थे। तुम सिर्फ उसके पास्ट या फ्यूचर पर ही वार कर सकते थे, लेकिन उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ एक मिटे हुए समय के हिस्से में खो जाता। तुमने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया, जमीन को चीरते हुए अपनी दोनों मुट्ठियों में एक अजीब सी ताकत को समेटा, जिससे एक हरी रोशनी फूटने लगी। उस हरी रोशनी में इस पूरी कायनात से टकराने की ताकत साफ दिख रही थी। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक साईदान हूं, मेरा सिर्फ एक ख्याल ही यान यिंग के बराबर है। काईदान, ये क्या बला है? क्या ये हेवेंस दाओ का जिनदान है? लेकिन बिना चीयुन वाले इंसान के लिए तो ऐसा जिनदान कंडेंस करना नामुमकिन है। औरत थोड़ी उलझन में पड़ी, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। वो बू टियन रेल्म के पीक की एक ऐसी योद्धा थी जो अपनी पावर्स को दबाकर भी अपनी टेक्निक्स और समझ के दम पर किसी को भी धूल चटा सकती थी। सिर्फ उसका ये पास्ट फ्यूचर कवच ही उसे अजय बनाने के लिए काफी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हार कैसे सकती है। औरत के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुम्हें फाइटिंग पोज में देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोली, ये फालतू के पैतरे दिखाना बंद करो। अगर दम है तो अपनी असली पावर दिखाओ। तुमने अपना सिर हिलाया। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और पैरों से जो ताकत लगी उससे वो पहले से ही टूटी हुई जमीन और बिखरने लगी। उसमें गहरी दरारें आ गई। तुम्हारी दोनों भारी मुट्ठियां अचानक अलग हुई और तुमने अपनी जगह पर खड़े होकर एक खतरनाक मार्शल आर्ट का पोज लिया। एक गहरी सांस छोड़ी और मुक्के की वो तेज हवा सीधे उस औरत की तरफ बढ़ी। औरत ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे ये सब समझ नहीं आया और वो हैरान होकर बोली, इसका क्या मतलब है? मुझे ये फालतू के डांस देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने एक लंबी सांस खींची। तुम्हारी आंखों की वो हरी रोशनी अपने चरम पर पहुंच गई और तुम्हारी मुट्ठियों पर जमी वो ताकत अचानक एक भयानक तूफान में बदल गई। तुमने अपना रुख बदला, अपना बायां मुक्का आगे बढ़ाया और पहला वार। ठीक उसी पल जमीन पूरी तरह तबाह होने लगी। तुम्हारी रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि तुम्हारा शरीर एक लंबी परछाई की तरह खिंच गया और तुम्हारी एक असली इमेज वहीं खड़ी रह गई, लेकिन तुम्हारा साया उस औरत के सिर पर मंडराने लगा था। तुमने अपना बायां मुक्का आगे बढ़ाया और पूरे दम से अपना दायां मुक्का हवा में लहराया। औरत के चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदला। उसने अपनी वो घमंडी मुस्कान हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने तुम्हारी हर एक चाल को पहले ही भांप लिया था। ये सब उसके सामने बच्चों के खेल जैसा था। उसकी जादुई टेक्निक्स के सामने तुम्हारी इस ताकत की कोई टक्कर नहीं थी। आखिरकार तुम सिर्फ एक मामूली जिंदान थे, जबकि वो अपने बू टियन रैम की बेमिसाल ताकतों को समेट कर आई थी। दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं था। वो यही सोच रही थी और उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, जिस पर एक छोटा सा सुरक्षा चक्र घूम रहा था, ताकि वो तुम्हारे इस मुक्के को रोक सके। ये मुक्का बेहद सीधा और साधारण लग रहा था, इतना साधारण कि कोई इस पर ध्यान भी न दे, क्योंकि देखकर ऐसा लगता था कि बस एक कदम पीछे हटकर इससे आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन सिर्फ तमीज के नाते और तुम्हें तुम्हारी असली हैसियत दिखाने के लिए उस औरत ने उस मुक्के का सामना करने का फैसला किया। ठीक 3 सेकंड बाद उसे समझ आने वाला था कि उसे यह मुक्का कभी नहीं झेलना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसका वो छोटा सा सुरक्षा चक्र जो उसने बचाव के लिए बनाया था, वो छूते ही तिनके की तरह बिखर गया। वो तुम्हारे मुक्के को एक पल के लिए भी नहीं रोक पाया। औरत ने अपनी उंगली पीछे खींची। उसकी आंखों में गहरी हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक जिंदान के लेवल पर इतनी तबाही मचाने वाली ताकत हो सकती है। क्या मेरा सुरक्षा चक्र कमजोर था? वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन तभी अचानक